मैं आप सब लोगों को इंट्रोड्यूस करूंगा कि जेके वेल्थ मैनेजमेंट एग्जैक्टली क्या करता है और जेके ग्रुप क्या है। वेल्थ मैनेजमेंट इज अ इक्विटी एंड कमोडिटी ब्रोकिंग कंपनी जहां पे हम ऑल फाइनेंशियल सर्विसेज, ऑल टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स की सर्विसेज अंडर वन रूफ देते हैं। जहां पे इक्विटी एंड कमोडिटी ब्रोकिंग हम करते हैं, उसके साथ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज का ऑप्शन है, अल्गो ट्रेडिंग है, म्यूचुअल फंड्स है, इंश्योरेंस है, पर्सनलाइज्ड फाइनेंशियल प्लानिंग की सर्विसेज भी हम लोग आपको देते हैं। इससे फायदा क्या होता है, मतलब हमारे साथ जुड़ने से आपको एक एडवांटेज ये रहेगा। बहुत सारे मार्केट में लोग मैं इस तरीके से देखता हूं कि उनका इंश्योरेंस का सर्विस देने वाला बंदा अलग है, इक्विटी इन्वेस्टमेंट के लिए जो रिलेशन है वो अलग जगह पे उनको रखना पड़ता है, म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो अलग बंदे के पास है, और एक दूसरे को पता नहीं होता है कि एक दूसरे के पास चल क्या रहा है। तो आपका सभी इन्वेस्टमेंट, सब पोर्टफोलियो अगर एक ही ब्रोकर के साथ है तो उसको पता है कि आपका कहाँ पे वेटेज है, कहाँ पे कम वेटेज है, आपको नया इन्वेस्टमेंट कहाँ पे सजेस्ट करना चाहिए, आपके लिए क्या बेटर है वो अच्छी तरीके से सजेस्ट कर सकता है, हम आपको सजेस्ट कर सकते हैं। और आपको किसी भी चीज का जरूरत हो तो आपको वन पॉइंट कांटेक्ट करना है, एक ही जगह पे कॉल करने के बाद आपको ये सभी प्रोडक्ट का जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी आपका क्वेरी है, जो भी आपका रिक्वेस्ट है वो सेटल हो जाता है। तो वी डील इन ऑल टाइप ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स अंडर वन रूफ, जेके वेल्थ मैनेजमेंट। जेके वेल्थ मैनेजमेंट वेंचर है जेके ग्रुप का। जेके ग्रुप एस्टेब्लिश हुआ है 40 साल पहले। हमारे जो चेयरपर्सन है जीतू भाई शाह सर, जो हेमंत सर के आज के जो चीफ स्पीकर है उनको उनके पिताजी है। उन्होंने 40 साल पहले शुगर ट्रेडिंग बिजनेस से शुरू किया था जेके ग्रुप। एक छोटा सा वेंचर था जो आज डाइवर्सिफाइड है बहुत सारी इंडस्ट्रीज में। आज वी आर इन शुगर ट्रेडिंग, हम पैन इंडिया लेवल पे होलसेलर्स को शुगर सप्लाई करते हैं। वी आर इन फाइनेंशियल सर्विसेज, अभी मैंने बात किया। आईटी सेक्टर में है, मीडिया एंड कम्युनिकेशंस में हम है, टेलीकॉम में है, कंज्यूमर सेक्टर में है, इंफ्रास्ट्रक्चर में है, स्पोर्ट्स एंड लाइफस्टाइल में है, एंटरटेनमेंट एंड इवेंट्स मैनेजमेंट में है। हम सोशल वेलफेयर और चैरिटेबल ट्रस्ट भी बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे रन होता है जेके ग्रुप में। ये आप यहाँ पे अभी जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये हमारी अलग अलग जेके ग्रुप की कंपनीज और वेल नोन ब्रांड्स है, वेल एस्टेब्लिश्ड ब्रांड्स है। जहां पे आप यहाँ पे देख रहे हैं जेके एंटरप्राइजेस, जहां से जिस ब्रांड से शुगर ट्रेडिंग होता है पैन इंडिया लेवल पे, होलसेलर्स को हम शुगर सप्लाई करते हैं। अग्रैया टेक्नोलॉजी इज अ सॉफ्टवेयर कंपनी जहां पे वॉइस एंड ऑडियो सॉल्यूशंस हम प्रोवाइड करते हैं, जिसका टाइप अमेजॉन और गूगल के साथ है। आप सब लोगों ने एलेक्सा टेक्नोलॉजी सुनी होगी, यूज की होगी कुछ लोगों ने। अमेजॉन इको प्रोडक्ट जो है जहां पे एलेक्सा टेक्नोलॉजी है, वो एलेक्सा टेक्नोलॉजी हमारे कंपनी ने बिल्ड की है अग्रैया टेक्नोलॉजीज में। जेके इंस्टिंक्ट मीडिया जहां पे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, जेके समोर इज वेंचर पार्टनर कंपनी। इनोप्लेट्स जो है ये भी सॉफ्टवेयर कंपनी है जहां पे पर्टिकुलरली शुगर इंडस्ट्रीज को लगने वाले सॉफ्टवेयर डेवलप किए जाते हैं। जेके वेल्थ मैनेजमेंट के बारे में मैं आप सब लोगों के साथ अभी बात कर चुका हूँ। चैरिटेबल ट्रस्ट है जेके चैरिटेबल ट्रस्ट। रेगेडियन लाइफस्टाइल जो है वो अलग अलग टाइप के स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर इवेंट्स ऑर्गेनाइज करता है। mycreda.com इज अ पर्टिकुलरली स्पोर्ट्स का इवेंट मैनेजमेंट करने वाली कंपनी है mycreda.com। जेके डिजिटल इज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। समोर कल्चरल लैब में प्रोडक्ट इनोवेशन का काम होता है। Conpro.ai एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करने वाली कंपनी है। बुक माई सेलिब्रिटी में हम सेलिब्रिटी मैनेजमेंट करते हैं, इवेंट मैनेजमेंट करते हैं। चाय स्टेशन इज अ फ्रेंचाइजी कॉन्सेप्ट। eBuySugar.com एक ऐसा प्लेटफॉर्म है विच इज एशियाज फर्स्ट ऑनलाइन शुगर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है और बहुत सारी कंट्रीज में आज इसका प्रेजेंस है। चीनीमंडी.com ये एक न्यूज पोर्टल है, आप वेबसाइट पे सर्च करके देख सकते हो, लॉगिन करके वेबसाइट पे ओपन करके साइट चीनीमंडी.com। आवाज.com जहां पे आप आपके ऐप स्टोर से आवाज.com करके ऐप अगर आप इंस्टॉल करोगे तो वहां पे अलग अलग स्टोरीज या ऑडियो बेस्ड आप बहुत कुछ चीजें सुन सकते हैं। लेवल 6 इज अ कोवर्किंग स्पेस। ये हमारे वेल एस्टेब्लिश्ड ब्रांड्स है जेके ग्रुप के। ये अलग अलग अवार्ड रिवॉर्ड्स है जो कंपनी को और इंडिविजुअल डायरेक्टर्स को मिल चुके हैं ऑलरेडी। इसके बारे में अभी मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, हमें बहुत टाइम देना है हमारे हेमंत जी को। रीजनल, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के ये अवार्ड्स है टू ग्रुप एंड टू आवर डायरेक्टर्स। तो आज के जो चीफ स्पीकर है हेमंत जी शाह सर, जिनको सुनने के लिए आप सभी लोग आज यहाँ पे टाइम निकाल के ऑनलाइन गैदर हुए हैं, वो जेके ग्रुप के को फाउंडर है, जेके वेल्थ मैनेजमेंट के डायरेक्टर है
और जेके वेल्थ मैनेजमेंट में हमारे स्पेशल फीचर्स में और एक स्पेशल फीचर है कि हमारा इन हाउस रिसर्च टीम है, जो मेरे ख्याल से हमारे एरिया में किसी के पास भी नहीं है। इन हाउस रिसर्च है, हम दूसरे किसी की रिसर्च के ऊपर डिपेंड नहीं है। और स्पेशली हेमंत सर पिछले 15 साल से एक्सपीरियंस रखते हैं रिसर्च एंड एनालिसिस का। रिसर्च टीम पर्टिकुलरली वो खुद हैंडल करते हैं और खुद लीड करते हैं, जिन्होंने आज तक बहुत सारे एचएनआई क्लाइंट्स को गाइड किया है, अच्छा प्रॉफिट कमा के दिया है। हेमंत सर को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है स्टॉक मार्केट का। तो आप सभी लोगों को मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं, आप सबके जो मोबाइल फोन है साइलेंट पे रखिए। दूसरा कोई डिस्टरबेंस होने जैसा कोई चीज है उसको थोड़ा सा बाजू में रखिए, क्योंकि हेमंत सर जो भी बातें बताने वाले हैं, अभी आप लोग जो सुनने के लिए जिस बात के ऊपर यहाँ पे आए हैं कि अबाउट स्टॉक मार्केट, तो हो सकता है कि उनसे आया हुआ कोई भी एक आध दूसरा सिंगल पॉइंट जो आप मिस कर दे, वो आपको मुनाफा कमा के दे सकता है। तो मैं अभी आपका टाइम ज्यादा नहीं लेता हूं, एंड मैं रिक्वेस्ट करता हूं हेमंत सर को कि आप सब लोग जिस चीज के लिए यहाँ पे गैदर हुए, आप सब लोगों को हेमंत सर गाइड करें। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू हेमंत सर। मेरा वॉइस क्लियर आ रहा है सबको? कमेंट बॉक्स में फटाफट लिखो, वॉइस क्लियर है सबको? ओके, यस यस यस, बस ऐसे ही कमेंट बॉक्स एक्टिव होना चाहिए। पहले मैं थैंक्स कर रहा हूँ राजेंद्र भाई शाह, जो कि प्रेसिडेंट है गुजराती समाज महासंघ, सचिन भाई शाह चेयरमैन जैन सोशल ग्रुप महाराष्ट्र रीजन, मधुर भाई शाह प्रेसिडेंट उद्योग व्यापार समिति, अमोल भाई झवेरी वाइस प्रेसिडेंट उद्योग व्यापार समिति, धीरज भाई शाह प्रेसिडेंट युवक युवती परिचय सम्मेलन, और भी कई पैनलिस्ट है जो कि ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं। ज्योति बहन है, संजय भाई है, बीरन भाई है, इन सब का मैं तहे दिल से आभारी हूँ। और खास करके जितने भी अटेंडीज यहाँ पे लाइव सुन रहे हैं, उन सबको मेरी तरफ से बहुत 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 मैं आप सबको थैंक यू बोल रहा हूँ कि आप लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया है ये वेबिनार के लिए। स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग ये वेबिनार होने वाला है, और मैं मेरे पिछले 15 साल का जो एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर करने वाला हूँ। ट्रेडिंग कैसे करना है, इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, और मैं इतनी गारंटी देता हूं कि यहाँ पे जो भी बातें मैं शेयर करूंगा वो आपको कहीं ना कहीं आगे चल के प्रॉफिट कमाने में बहुत 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 हेल्प करेगी। तो जो भी अटेंडीज है, मैं और एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि ध्यान से सुनिएगा, और मैं आप सबको 1 मिनट का वक्त देता हूं। अगर किसी ने पेन और पेपर नहीं लेके आए हैं तो 1 मिनट में लेके आइए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स है जो आपको नोट डाउन करने हैं। तो 1 मिनट के बाद ये मैं सेमिनार चालू कर रहा हूँ। 1 मिनट में जिसके पास भी पेन पेपर कोई अगर लेके आना चाह रहा है नोट डाउन के लिए, तो प्लीज लेके आइए। 1 मिनट में मैं सेशन चालू कर रहा हूँ। आप सभी को चैट बॉक्स पे हमेशा एक्टिव रहना है। बहुत सारे ऐसे बीच बीच में मैं क्वेश्चंस भी पूछूंगा, ताकि मेरे को भी समझ में आए कि आप लोग कितना ध्यान से सुन रहे हो, और जो मैं बताने जा रहा हूं वो आप समझ पा रहे हो कि नहीं। इसीलिए चैट बॉक्स पे हमेशा एक्टिव रहना। अभी पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कि स्टॉक मार्केट के बारे में आम पब्लिक या जनरल हमने आज तक क्या क्या एक एजम्पशंस बनाया हुआ है कई लोगों ने, या किसी का कोई पास्ट एक्सपीरियंस रहा है, चाहे किसी का अच्छा एक्सपीरियंस रहा, चाहे किसी का बुरा एक्सपीरियंस रहा। तो पहला एक एजम्पशंस है कि स्टॉक मार्केट इज वेरी रिस्की। किस किस को लगता है स्टॉक मार्केट रिस्की है? चैट बॉक्स पे फटाफट लिखिएगा। ये एक मार्केट में एक एजम्पशंस है कि अगर हम लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेड करेंगे तो ये बहुत रिस्की है। ये क्यों रिस्की है ये मैं आपको बताता हूं कि जो लोग बोल रहे हैं कि स्टॉक मार्केट रिस्की है, तो वो क्यों बोल रहे हैं। वो इसीलिए बोल रहे हैं ताकि एक तो उनके पास पूरा नॉलेज नहीं है, दूसरा कि स्टॉक मार्केट में ट्रेड कैसे करना है उसकी समझ नहीं है, तीसरा किसी के भी ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं, इसीलिए वो लोग बोल रहे हैं। लेकिन मैं आपको बोलूं कि स्टॉक मार्केट में जितना पैसा है आज दुनिया के किसी मार्केट में उतना पैसा नहीं है। अभी एक सीरीज आई थी हर्षद मेहता स्कैम, उसका एक फेवरेट डायलॉग है। वो डायलॉग क्या है? रिस्क है तो इश्क है। ये फेवरेट डायलॉग है। लेकिन मैं आपको बोलता हूं कि अगर हमने अपनी जिंदगी में अगर रिस्क नहीं लिया तो फिर उससे बड़ा रिस्क कोई है ही नहीं।
रिस्क आज सब में है। आज ये कोरोना वायरस, ये पेंडेमिक, लॉकडाउन, इतने सब है, हम लोग बाहर जाने में भी घबराए, उसमें भी रिस्क है। तो स्टॉक मार्केट में भी रिस्क है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि रिस्क नहीं है, लेकिन अगर आपके पास पूरी समझ हो, स्ट्रेटेजी हो, प्लानिंग हो, तो बिल्कुल भी रिस्क नहीं है। दूसरा एक एजम्पशन है स्टॉक मार्केट में कि आपको अगर स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना है तो फाइनेंस की आपको अच्छी सी डिग्री चाहिए। ऐसा कोई जरूरत नहीं है कि आपको फाइनेंस फील्ड की कोई भी अच्छी सी डिग्री चाहिए। स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के लिए इसकी कोई जरूरत नहीं है। जो इंडिया का, हम अगर इंडिया की बात करें तो जो बड़े बड़े महारथी है, जो बिगेस्ट इन्वेस्टर है, बिलियनियर्स है, जिसका एक मैं दो चार नाम आपको शेयर करूंगा। मिस्टर राकेश झुनझुनवाला, उनके पास सीए की डिग्री है। या फिर रामदेव अग्रवाल जी, उनके पास भी सीए की डिग्री है। राधा किशन जी दमानी, ये नाम आप सब ने सुना है। राधा किशन जी दमानी, उनके पास कौन सी डिग्री है? कोई डिग्री नहीं है। आप बिलीव करो कि इनके पास, राधा किशन जी दमानी मतलब डीमार्ट जिसने ओपन किया, उनके पास कोई डिग्री नहीं है, फिर भी आज इतने सक्सेसफुल है। तो स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने के लिए, ट्रेड करने के लिए आपको कोई डिग्री, कोई एजुकेशन या कोई स्पेशल एजुकेशन की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा एक एजम्पशन है कि स्टॉक मार्केट इज अ गैम्बल। स्टॉक मार्केट, सब बोलते हैं स्टॉक मार्केट में सट्टा है। सट्टा नहीं है। सट्टा उसके लिए है जो ब्लाइंडली करता है। स्टॉक मार्केट एक बिजनेस है। अगर आप समझ के करोगे, उसकी स्ट्रेटेजी से करोगे, वो प्लानिंग से करोगे, तो फिर वो सट्टा नहीं है, वो बिजनेस है। मैं आप सबको, आप ध्यान से सुन रहे हो, मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ये सब सुनने के बाद क्या अब भी सबको लगता है कि स्टॉक मार्केट एक सट्टा है, स्टॉक मार्केट एक गैम्बल है, या स्टॉक मार्केट एक लक है? ये सबको लगता है? ये क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन के ऊपर आया होगा, सबको उसका आंसर देना है। यस, बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं हमारे पास, सब नो नो बोल रहे हैं। वेरी गुड, ठीक है, इसका आंसर शेयर कर दो और पोल जो है वो क्लोज कर दो। 84% लोग बोल रहे हैं कि ये सट्टा नहीं है। वेरी गुड, थैंक यू। जिसको 16% लोगों को ये लगता है कि ये अभी भी सट्टा है, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये सेमिनार या वेबिनार जो भी है, ये खत्म होते होते आपका ये डाउट भी क्लियर हो जाएगा। थैंक यू। आगे चलते हैं कि हम लोग स्टॉक मार्केट में ही क्यों इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या स्टॉक मार्केट में ही क्यों। आज की तारीख में हमको अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो मार्केट में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट अवेलेबल है कि हम लोग, एक तो एफडी, बैंक एफडी में हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, हम इंश्योरेंस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, हम लोग पीपीएफ, प्रोविडेंट फंड जिसको बोलते हैं, प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और डायरेक्ट इक्विटी, डायरेक्ट शेयर मार्केट में हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इतने सारे अगर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल है, तो हम लोग स्टॉक मार्केट को ही क्यों चुनेंगे? उसका रीजन मैं बताता हूं कि जैसे एफडी का हमको एज अ इंटरेस्ट, एज अ प्रॉफिट हमको मिलता है अराउंड, अभी एफडी का रेट भी कम होता जा रहा है, अराउंड 6%, 6.5% पे एफडी का रेट ऑफ रिटर्न है। इंश्योरेंस में हम जाएंगे तो 5 to 6% है, पीएफ अराउंड 8% है, गोल्ड इन्वेस्टमेंट है, उसका रिटर्न्स पता नहीं, लेकिन फिर भी 8 to 9% के अराउंड है। तो जितने भी प्रोडक्ट है मार्केट में, इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के अवेलेबल जो भी है, उसका जो भी हम लोग अगर रिटर्न देखा जाए तो बिलो 10 है, 5 to 10% के बीच में है। एक अकेला इक्विटी ऐसा प्रोडक्ट है कि जो आपको बेहतर रिटर्न देने में मदद करेगा, कि जिसका रिटर्न 15, 17, 20% भी है, और जो कि स्मार्ट अगर ट्रेडर या स्मार्ट इन्वेस्टर रहा तो वो पर ईयरली 25 to 30% भी कमा सकता है। तो बेसिक यहाँ पे कई लोग ऐसे हैं कि जिनको शेयर मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता है, जो बिल्कुल भी नए हैं शेयर मार्केट के लिए। तो हम लोग एक
4 से 5 मिनट में मैं बेसिक शेयर मार्केट क्या है उसका एक इंट्रोडक्शन कर रहा हूं। बेसिकली शेयर मार्केट में 2 एक्सचेंज है, बीएसई और एनएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो कि एक प्लेटफॉर्म है। वो प्लेटफॉर्म के ऊपर जितने भी लिस्टेड कंपनियां हैं उसके शेयर्स की बाइंग और सेलिंग होती है। जितने भी लिस्टेड कंपनीज हैं उनके शेयर्स हम लोग या तो परचेज कर सकते हैं या तो सेल भी कर सकते हैं। शेयर मार्केट का टाइमिंग है सुबह 9:15 पे ओपन होता है, दोपहर को 3:30, जिसमें ट्रेड करने के लिए 3 प्रकार हैं। एक है डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग है, एक है फ्यूचर ट्रेड और एक है ऑप्शंस ट्रेडिंग। 3 तरह से हम लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आपको ट्रेड करना है तो कोई भी ब्रोकर के पास जाओ जिसमें आपको ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट ओपन करना है और वहां पे आप लोग ट्रेड कर सकते हो। अभी पहले शेयर मार्केट में ट्रेड करने के पहले या शेयर मार्केट में एंटर करने से पहले आपको आपका एक गोल सिलेक्ट करना है कि आपको क्या करना है। दो चीजें हैं। एक चीज ये है कि आपको मंथली या क्वार्टरली उसमें से कंटिन्यूअसली इनकम कमानी है, या आपके पास जो पैसा है या आपके पास जो वेल्थ है उसको क्रिएट करना है। तो इसमें ये 2 प्लेटफॉर्म में से एक प्लेटफॉर्म को आपको चूज करना है कि भाई मेरा गोल क्या है। मेरे को मंथली क्वार्टरली उसमें से रिकरिंग इनकम रखनी है। अगर आपको मंथली और क्वार्टरली इनकम जनरेशन चाहिए तो आपको चूज करना पड़ेगा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। मैं क्या बोल रहा हूं समझ रहे हो आप लोग? अगर आपको मंथली या क्वार्टरली उसमें से रिकरिंग इनकम कमानी है तो आपको चूज करना पड़ेगा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। और आपको अगर वेल्थ क्रिएट करनी है, वेल्थ की जनरेशन करनी है आगे जाके लॉन्ग टर्म के लिए, अगर पैसा कहीं इन्वेस्ट करना है तो आपको बनना पड़ेगा इन्वेस्टर। तो आपको कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करना पड़ेगा? इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म। तो 2 चीजें हैं। गोल आपका पहले तो क्लियर होना चाहिए कि आपको एज अ ट्रेडर मार्केट में आना है या एज अ इन्वेस्टर मार्केट में आना है। तो यहाँ पे मैं और एक सबको क्वेश्चंस पूछूंगा कि आप सबका गोल क्या है? आपको रिकरिंग इनकम चाहिए या फिर आपको वेल्थ जनरेशन चाहिए? कमेंट बॉक्स में फटाफट लिखो या पोल भी आ जाएगा। कई लोग बोल रहे हैं दोनों चाहिए, कई लोग बोल रहे हैं वेल्थ चाहिए, कई लोग बोल रहे हैं रिकरिंग चाहिए। वेरी गुड। कमेंट बॉक्स ऐसे ही एक्टिव रखना। आप सबके स्क्रीन पे पोल आया होगा। ये पोल को क्लोज करके रिजल्ट शो करें। 50-50% है। कई लोगों को इनकम जनरेशन चाहिए और कई लोगों को वेल्थ क्रिएशन चाहिए। ठीक है, तो आज हम इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, इन्वेस्टमेंट करते टाइम किन किन चीजों का ध्यान रखना है, क्या मिस्टेक आम पब्लिक करती है इन्वेस्टमेंट, तो ये सारे मुद्दे हम लोग डिस्कस करेंगे। और उसके बाद में ट्रेडिंग भी डिस्कस करेंगे कि ट्रेडिंग कैसे करना है, चाहे वो फिर इंट्राडे ट्रेडिंग हो, स्विंग ट्रेडिंग हो। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट से। इन्वेस्टमेंट अगर आपको शेयर मार्केट में करना है तो 3 टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जनरली 3 to 6 मंथ्स की रहेंगी, जिसमें मोस्ट प्रोबेबली सीजनल अगर कोई इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हो तो वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में आएगा। मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट जो कि 1 से 2 साल के बीच में अगर आप कोई स्टॉक्स खरीदते हो और 1 से 2 साल तक अगर रखना चाहते हो तो वो मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट होगा। और 3 साल और उसके ऊपर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसको हम लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। जब भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना बेहद जरूरी है। अभी फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है? फंडामेंटल
एनालिसिस मतलब 3 साल 5 साल का टर्नओवर देखते हैं कि ये कंपनी पिछले 3 साल 5 साल में कितना ग्रो कर रही है, ये कंपनी का टर्नओवर कितना बढ़ रहा है, उसका पी रेशियो क्या है, प्रॉफिट अर्निंग क्या है, उसका जो बिजनेस है वो कंपनी के बिजनेस के साथ उसके मार्केट में कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है। कई कंपनियां ऐसी रहेगी, हमको ये भी देखना है कि वो बिजनेस के साथ साथ गवर्नमेंट पॉलिसीज वो बिजनेस को कितना सपोर्ट कर रही है। अभी कई कंपनीज ऐसी है कि जिसमें गवर्नमेंट सब्सिडीज भी देती है, कई बिजनेस ऐसे होते हैं कि कहीं जगह गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शंस भी आते हैं। तो ये सब फंडामेंटल एनालिसिस देखना है, प्रॉफिट मार्जिन कितना है वो कंपनी का, कंपनी के पास कैश फ्लो कितने हैं या कंपनी का डेट कितना है। तो ये सारी चीजें फंडामेंटल एनालिसिस में आती है, जो कि आपको करना बहुत जरूरी है। अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस नहीं करोगे और नहीं किसी ने बोला, मेरे फ्रेंड ने बोला या मेरे कलीग्स ने बोला है कि ये शेयर तू बाय कर ले और आपने बाय कर लिया, तो फिर उसका कोई भरोसा नहीं है, कितना ऊपर जाएगा कितना नीचे जाएगा इसका कोई भरोसा नहीं है। लेकिन अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस करके अगर कोई कंपनी के शेयर्स आप लोग अगर एक कॉन्फिडेंसली पूरा रिसर्च करके अगर कोई कंपनी के स्टॉक्स अगर आपके नजर में आता है, तो उसका 2 फायदे हैं। एक तो आपको किसी के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है, दूसरा आपने खुद रिसर्च किया है, इसीलिए आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी अलग होगा। बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स है शेयर मार्केट में जो कि 0 to हीरो भी हुए हैं और हीरो टू 0 भी हुए हैं। अभी मैं आपको अच्छे अच्छे एग्जांपल्स दूं कि विप्रो कंपनी है जो कि आईटी कंपनी है, टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज वो भी एक आईटी कंपनी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज, रिलायंस का नाम हम सब ने सुना है जो कि ऑयल एंड एनर्जी सेक्टर में है, अब टेलीकॉम सेक्टर में भी आ गया है, रिटेल चेन में भी है। तो ऐसी बहुत सारी कंपनी है कि जो अगर हमने 5 साल पहले 10 साल पहले 20 साल पहले अगर इन्वेस्टमेंट किया है तो लाखों का इन्वेस्टमेंट आज करोड़ों में हो गया है। आप सब बोलेंगे कि ये सब अच्छी है, ऐसे गलत एग्जाम्पल भी है, मतलब बुरे एग्जाम्पल की है। हम लोग अगर बात करें यस बैंक जो कि 500-600 रुपीज का शेयर आज 15 रुपए का है। रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस पावर, आर पावर, या ऐसे बहुत सारे हैं, यूनिटेक है, गीतांजलि जेम्स है, ऐसे बहुत सारे हैं जो कि 100 रुपए की चीज आज 10 रुपए में मिल रही है। तो दोनों चीजें हैं, हीरो टू जीरो भी हो रहा है और 0 to हीरो भी हो रहा है। तो इसके लिए हमको क्या करना है, फंडामेंटल एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। ये हो गई हम लोग इन्वेस्टमेंट की बात। जो मैंने आपको बोला कि आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना है, पिछले 3 साल 5 साल 10 साल का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड चेक करना है, बैलेंस शीट चेक करना है, प्रॉफिट एंड लॉस चेक करना है, कंपनी का डेट कितना है, कैश फ्लो कितना है, ये सब चेक करने के बाद आपको ट्रेड करना है। ये हो गया एकदम ट्रेडिशनल मेथड है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के पहले सारे फंड मैनेजर्स है ये सारी चीजें पहले देखते हैं। जैसे म्यूचुअल फंड में हर एक फंड का एक फंड मैनेजर होता है, तो हर एक फंड मैनेजर यही करते हैं, फंडामेंटल पूरी कंपनी का रिसर्च करने के बाद डिसीजन लेता है कि ये कंपनी में हमको इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है, और अगर करना है तो हम ये कंपनी में कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दूसरी एक मेथड ये है कि हमको फंडामेंटल एनालिसिस के साथ साथ हमको मल्टी बैगर स्टॉक्स कैसे चुनना है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट बॉक्स में भी मैंने देखा कि बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि मल्टी बैगर स्टॉक्स हम लोग कैसे चूज करें। मल्टी बैगर स्टॉक्स जो है उसका फंडामेंटल अभी अच्छा नहीं रहेगा। आप जब फंडामेंटल चेक करोगे तो आज 10 रुपया वाला शेयर जो है उसका फंडामेंटल्स अभी अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन आगे जाके वो 1000 कैसे होगा ये हमको स्टडी करना है। तो उसको हम लोग बोलते हैं कि आपको ढूंढना पड़ेगा टर्न अराउंड स्टोरी। मार्केट में टर्न अराउंड स्टोरी क्या क्या हो रही है। अभी
पिछले साल जब कोरोना इतना बढ़ गया था, जो कि नेशनल और वर्ल्ड वाइड लॉकडाउन था, तो एक स्टोरी बाहर निकल के आई कि पूरी दुनिया थम गई है, तो फायदा किसको हो रहा है? पूरी दुनिया अगर थम गई है तो फायदा किसी ना किसी को तो होगा। तो नजर के सामने आया कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, मतलब एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म्स जो है, नेटफ्लिक्स है, अमेजॉन प्राइम है, जी एंटरटेनमेंट का जो भी एप्स है, हॉटस्टार है, तो एंटरटेनमेंट प्रोडक्ट जिसके पास है उसके यूजर बेस इतने बढ़ गए और वो कंपनी की वैल्यूएशन आसमान छूने लगी। तो ऐसी टर्न अराउंड स्टोरी आपको ढूंढनी पड़ेगी कि ये पिछले 1-1.5 साल में आईटी कंपनीज के काम बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। आईटी कंपनीज, आज सबको आईटी की जरूरत है। अभी आज हम लोग, पहले एक हॉल में 100 जन 200 जन का हम लोग सेमिनार कर रहे थे, और आज हम सब अभी डिजिटल प्लेटफॉर्म, जूम जैसे प्लेटफॉर्म पे हम लोग आ गए हैं। तो आईटी की सबको जरूरत है। तनला प्लेटफॉर्म करके एक स्टॉक था जो कि पिछले जून जुलाई में 60 to 70 रुपीज पे ट्रेड कर रहा था। आईटी की डिमांड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डिमांड, सिक्योरिटी की डिमांड इतनी ज्यादा आगे बढ़ने लगी, वो आज 60-70 रुपीज का स्टॉक्स आज 900 रुपया हो गया है। तो ऐसे भी बहुत सारे एग्जाम्पल। अभी रिसेंटली एक एग्जाम्पल बोलूं, टर्न अराउंड स्टोरी किसको बोलता है, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि पिछले 6-8 महीने में पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, इंटरनेशनली क्रूड के दाम भी बढ़ रहे हैं। तो गवर्नमेंट धीरे धीरे पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग का जो उसका रेशियो है वो धीरे धीरे बढ़ा रहा है। तो जैसे इथेनॉल का रेशियो बढ़ रहा है, तो इथेनॉल प्रोडक्शन वाली कौन कौन सी कंपनियां हैं, मेजोरिटी कंपनी सब शुगर सेक्टर में आती है। जिनके पास शुगर फैक्ट्रीज है, शुगर के प्लांट्स है, उनके पास ही इथेनॉल के प्लांट्स है। तो शुगर से की ये जो टर्न अराउंड स्टोरी हुई है, जैसे शुगर्स में रेणुका शुगर का स्टॉक 5-6 रुपए पे मिल रहा था, आज 40 to 43 रुपीज है। बलरामपुर चीनी, वो भी एक शुगर सेक्टर का स्टॉक्स है, जो कि 60-70 रुपीज पे ट्रेड कर रहा था, आज 370 रुपीज है। तो ये शुगर का पूरा टर्न अराउंड स्टोरी हो चुका है। हालांकि रिटेल में शुगर की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, शुगर का प्राइस स्टेबल है, सिर्फ इथेनॉल ब्लेंडिंग जो है उसका रेशियो बढ़ रहा है करके ये स्टोरी बनी। और इथेनॉल ब्लेंडिंग का रेशियो बढ़ने से शुगर फैक्ट्रीज के प्रॉफिट बढ़ने लगे। तो वो हिसाब से आपको अगर मल्टीबैगर चूज करना है, मल्टीबैगर फाइंड आउट करना है, तो आपको टर्न अराउंड स्टोरीज ढूंढनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी, उसके लिए स्टडी करनी पड़ेगी। किसी के ऊपर डिपेंड रह के ये ट्रेड करने जैसा मार्केट नहीं है। या तो फिर एक्सपर्ट्स की एडवाइस लो, या तो फिर खुद स्टडी करो और उसके ऊपर डिसीजंस आप लो। तो इन्वेस्टमेंट जो लोग करते हैं, इन्वेस्टमेंट में ज्यादातर लोग मिस्टेक्स क्या क्या करते हैं। सबसे पहले मिस्टेक ये करते हैं कि जो फंडामेंटल एनालिसिस वो लोग जो करते हैं उसमें गलत तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। अभी गलत तरीके से कैसे करते हैं मैं आपको बोलता हूं। हमने कोई कंपनी का टर्नओवर देखा जो कि पिछले 3 साल से कॉन्स्टेंटली 10,000 करोड़ का 12,000 करोड़ हुआ, 12,000 करोड़ का 15,000 करोड़ हुआ, 17,000 करोड़ हुआ, टर्नओवर बढ़ रहा है। तो हमारा एक मुद्दा कंप्लीट है कि ये कंपनी अच्छी है, टर्नओवर बढ़ रहा है। हम लोग अगर प्रॉफिट देख रहे हैं तो प्रॉफिट कांस्टेंट है और मार्जिनल उसमें भी बढ़ोतरी है। लेकिन हमको ये देखना है कि डेट कितना है कंपनी के पास, कंपनी ने लोन मार्केट से कितना उठाया है। ऐसी भी कोई कंपनी है कि जो कि ग्रो कर रही है, टर्नओवर बढ़ रहा है, लेकिन प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है। क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्योंकि वो जो कंपनी प्रॉफिट कमा रही है वो सारा पैसा इंटरेस्ट में चला जा रहा है। तो गलत तरीके से स्टडी करने की ये जो आम पब्लिक जो मिस्टेक करती है, ये बहुत बड़ी चीज है। दूसरी एक मिस्टेक है कि अगर आपने कोई कंपनी के पूरा फंडामेंटल एनालिसिस किया है
और उसके ऊपर अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है, फॉर एग्जांपल मैंने रिलायंस कंपनी का पूरा फंडामेंटल एनालिसिस किया और रिलायंस कंपनी में मैंने इन्वेस्ट भी किया है, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर हफ्ते या हर 15 दिन पे वो कंपनी के क्या न्यूज आ रही है, क्या उसके फंडामेंटल्स चेंज हो रहे हैं, वो आपको देखना काफी जरूरी है। आमतौर पे लोग क्या कर रहे हैं, मैंने फंडामेंटल एनालिसिस कर दिया, सब अच्छा है, मैंने इन्वेस्टमेंट किया 3 साल के, मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हूं, मैंने 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर दिया, बस छोड़ दिया, फिर देखा ही नहीं। नहीं, ऐसे नहीं करना है। पैसा आपका लगा हुआ है, एक एक रुपए हमने मेहनत से कमाया हुआ है, किसी ने जॉब करके कमाया होगा, किसी ने बिजनेस करके कमाया होगा, मेहनत से कमाया हुआ है। उस पैसे को पैसे की तरफ बढ़ोतरी करना, ये भी जिम्मेदारी आपकी ही है। तो एक बार अगर आप फंडामेंटली एनालिसिस करके अगर कोई कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो फंडामेंटल्स को कांस्टेंट आपको रीचेक करना पड़ेगा। दूसरी एक है कि अगर मिस्टेक लोग आमतौर पे क्या करते हैं कि मान लो कि कोई कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे होने के बाद, मान लो कि मैंने एक 10,000 रुपया कोई कंपनी में मैंने इन्वेस्ट किया है, फिर मैं क्या करूंगा कि उसको रीचेक करता रहूंगा हर 15 दिन में, तो आपको पता चलेगा कि कंपनी का परफॉर्मेंस बेहतर हो रहा है या वीक हो रहा है। अगर बेहतर हो रहा है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, कोई कंपनी में मैंने 10,000 रुपया इन्वेस्ट किया है और आगे चल के वो कंपनी और बेहतर तरीके से अगर उसका परफॉर्मेंस हो रहा है, तो मेरे को वो कंपनी में और इन्वेस्टमेंट करना है। ये बात ध्यान में रखो, एक बार इन्वेस्टमेंट करके छोड़ नहीं देना है। अगर वो कंपनी बेहतर कर रही है तो हमको और वो कंपनी का बेहतर तरीके से इन्वेस्टमेंट करके वो कंपनी का और पार्टनर बनना है, क्योंकि शेयर होल्डर जो है वो कंपनी का पार्टनर होता है। तो जितना ज्यादा कंपनी बेहतर तरीके से परफॉर्मेंस देगी, उतनी ज्यादा आप धीरे धीरे ग्रेजुअली वो कंपनी में आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ाओगे। तो आमतौर पे लोग नहीं करते, लोग क्या करते हैं, एक बार इन्वेस्टमेंट कर दिया छोड़ दिया। नहीं, छोड़ना नहीं है। अगर गलत कर रही है तो हम पैसा निकल लेंगे, अगर सही कर रही है तो और डालेंगे। दूसरी एक चीज आमतौर पे लोग करते हैं, टीवी को देख रहे हैं, बहुत सारे लोग टीवी पे जो भी न्यूज आ रही है, जो भी टीवी पे रिसर्च एनालिसिस है, टेक्निकल एनालिसिस हो, जो भी बोल रहे हैं वो सुन के ट्रेड कर रहे हैं। वो सुनने के बाद आप ट्रेड नहीं करोगे। मैं तो बोलता हूं आप देखो ही मत, टीवी देखो ही मत। अगर आपको आपके स्टडी पे, आपके फंडामेंटल एनालिसिस पे अगर भरोसा है, अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस खुद से नहीं करना चाहते हो, तो आपके पास एक एडवाइजर टीम होना चाहिए या कोई रिसर्च एनालिस्ट होना चाहिए जिसके पास से आप एडवाइस ले सकते हो। अगर उसके ऊपर भरोसा है तो आपको टीवी की न्यूज की, रिजल्ट की कोई जरूरत नहीं है। टीवी को देखने के बाद आमतौर पे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। अगर मैंने समझो फॉर एग्जांपल टाटा ग्रुप का कोई भी स्टॉक्स बाय किया है और टीवी पे कुछ तो न्यूज आई कि टाटा ग्रुप के ये कहीं तो आग लग गई हो, कहीं तो वर्कर्स ने स्ट्राइक की हो, कहीं तो पेंडेमिक की वजह से सेल्स कम हो गए हो, कुछ नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। फंडामेंटल अगर सही है तो कंपनी का 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने के अप एंड डाउन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और मैंने जो आपको बताया कि 3 तरीके का इन्वेस्टमेंट है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करो। ये शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट में एक अपॉर्चुनिटी बेस आपने 10-20% कर लिया, ओके, लेकिन जो आपका बास्केट है वो पूरा 80%, 90% आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में होना चाहिए। क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जो वेल्थ क्रिएट होगी वो और कहीं भी नहीं होगी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का और एक फायदा है कि जैसे आपको टैक्सेशन में बेनिफिट मिलता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इसका भी बेनिफिट मिलता है। मतलब क्या, अगर मैं आज अगर मैं 1 साल तक होल्ड करता हूं
तो उसके ऊपर जो वो प्रॉफिट के ऊपर जो मेरे को टैक्स भरना पड़ेगा, उसका मेरे को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का बेनिफिट मिलेगा। तो उसका बहुत बड़ा एडवांटेज है। मतलब आपको टैक्स भी भरना नहीं है, आपको प्रॉफिट भी कमाना है, और आपकी वेल्थ भी क्रिएट हो रही है। सिर्फ क्या है, स्टडी होना बहुत जरूरी है। हमको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। अगर डिपेंड भी रहना है तो वो सामने वाला एनालिस्ट जो भी है, रिसर्च टीम जिसके पास है, वो एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपकी नीड के हिसाब से आपको गाइडेंस देना चाहिए। तो ऐसे लोग मार्केट में बहुत कम है। लेकिन ठीक है, मार्केट में क्या है क्या नहीं है उससे हमको मतलब नहीं है। हमको मतलब इससे है कि करना क्या चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट का पॉइंट आप सबको क्लियर हो चुका है? कमेंट बॉक्स में फटाफट लिखो ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें। यस 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 यस, वेरी गुड। अभी हम लोग बात करेंगे ट्रेडिंग पे। ट्रेडिंग कैसे करना है? एक हम लोग कर सकते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग, जिसमें सिर्फ आज अगर हम लोग कोई स्टॉक्स परचेस कर रहे हो तो आज ही हम लोग उसको बेच देंगे, इंट्राडे ट्रेडिंग बोलते हैं जिसको। उसके बाद में हम बात करेंगे स्विंग ट्रेडिंग। तो इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करना है, इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसका आपको ध्यान रखना है, और कौन कौन सी ऐसी मिस्टेक्स है जो आपको कभी नहीं करनी है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि नहीं करनी है, मैं बोलूंगा कभी नहीं करनी है। इंट्राडे ट्रेडिंग जो है, या ये समझ लो कि हम लोग इन्वेस्टमेंट पार्ट अब खत्म हो गया है, अब हम लोग फोकस कर रहे हैं कि ट्रेडिंग पे ट्रेडिंग कैसे करना है। पहली चीज ये है कि अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो आपको टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, या फिर आपके पास टेक्निकल चार्ट बोलते हैं उसको, टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर अगर कोई रिसर्च करके आपको प्रोवाइड कर रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, जैसे कोई भी स्टॉक्स के ग्राफ्स आते हैं, ग्राफ आप सबको पता ही होगा, चार्ट। तो वो चार्ट के ऊपर हम लोगों को स्टडी करके ये प्रोबेबिलिटी पे ये जज करना है कि ये स्टॉक यहां से ऊपर जाएगा या यहां से नीचे जाएगा। तो इंट्राडे ट्रेडिंग या ट्रेडिंग करने के लिए आपको टेक्निकल और चार्टिंग टूल्स के बारे में, इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए सबसे पहले हमको ब्रॉडर व्यू, ब्रॉडर मार्केट क्या है, ब्रॉडर मार्केट पॉजिटिव है या ब्रॉडर मार्केट नेगेटिव है, सबसे पहले उसका एनालिसिस करना है। अभी ब्रॉडर मार्केट क्या है, जैसे पूरा वर्ल्ड हो गया, जैसे अमेरिका में जो स्टॉक मार्केट है वहां पे उसका डाउ जोन्स है, नैस्डैक है, S&P 500 है, चाइना मार्केट क्या बोल रहा है, हांगकांग मार्केट क्या बोल रहा है, ओवरऑल मार्केट क्या बोल रहा है। जैसे हमारे मार्केट में एक मार्केट का बैरोमीटर है सेंसेक्स और निफ्टी। सेंसेक्स हम सब ने नाम सुना है। सेंसेक्स आज कितने पे क्लोज हुआ है, सेंसेक्स का रेट अभी क्या चल रहा है, सेंसेक्स कितने पे है, अभी 53,000 के करीबन है, 54,000 के करीबन है। वैसे ही सेंसेक्स के वैसे ही ठीक वैसे ही निफ्टी है, जो कि मार्केट का, इंडियन मार्केट का बैरोमीटर है।
तो निफ्टी का रेट अराउंड अभी चल रहा है 15,700 के करीबन है और सेंसेक्स चल रहा है अभी 53-54,000 के बीच में। तो पहले ये बैरोमीटर आपको समझना है कि ब्रॉडर मार्केट हमको क्या बोल रहा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। चलो मान लो कि ब्रॉडर मार्केट पॉजिटिव है, फिर उसके आगे हमको क्या करना है? उसके आगे हमको देखना है कि मार्केट में टोटल 2000 कंपनीज के स्टॉक्स है, अलग अलग सेक्टर है। सेक्टर बोले तो जैसे बैंकिंग सेक्टर हो गया, मेटल सेक्टर हो गया, आईटी सेक्टर है, सीमेंट सेक्टर है, इंफ्रा है, रियलिटी है, बहुत सारे अलग अलग कैपिटल गुड्स है, एफएमसीजी सेक्टर है, बहुत सारे अलग अलग सेक्टर है। हमने ब्रॉडर मार्केट को चेक करके ये हम लोग इस निर्णय पे आ गए कि ब्रॉडर मार्केट पॉजिटिव है। उसके बाद में हमको हर एक सेक्टर चूज करना है कि ये सभी सेक्टर में से कौन सा सेक्टर पॉजिटिव है। पॉजिटिव क्यों देखना है? क्योंकि ब्रॉडर मार्केट पॉजिटिव है करके हमको पॉजिटिव सेक्टर्स ढूंढने हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हम ये मान के चलो कि ये सभी सेक्टर में से हमको एक आईटी सेक्टर बहुत अच्छा लग रहा है और आईटी सेक्टर में पोटेंशियल है कि ये आईटी सेक्टर आगे जाके बेहतर परफॉर्मेंस देगा। अब हमने ब्रॉडर मार्केट भी चेक कर लिया, हमने सेक्टर भी चूज कर लिया कि हमको आईटी सेक्टर में ट्रेड करना है क्योंकि आईटी सेक्टर हमको पॉजिटिव लग रहा है। उसके बाद में हमको वो सेक्टर को इंफोसिस, एचसीएल टेक, माइंडट्री, ऐसे बहुत सारे आईटी के, लेकिन ये सब लीडिंग है। तो उसके बाद में हमको लीडिंग स्टॉक्स चूज करने हैं। उसके बाद में फिर वो स्टॉक्स का आप एनालिसिस करो और वो स्टॉक्स में आप ट्रेड करो। इंट्राडे ट्रेडिंग ऐसे होता है। और जब आप इंट्राडे चार्ट के ऊपर ट्रेडिंग करोगे कर सकते हो या 15 मिनट्स के चार्ट के ऊपर ट्रेड कर सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप चार्ट डेली में देख रहे हो और ट्रेड इंट्राडे में कर रहे हो। ये मिस्टेक कभी भी मत करना, रिस्क रिवॉर्ड आपका कभी मैच नहीं होगा। आपको क्या करना है, 5 मिनट्स या 15 मिनट्स का चार्ट पे ट्रेड करना है अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो इंट्राडे ट्रेडिंग ऐसे होगा। दूसरा इंट्राडे ट्रेडिंग जब आप करोगे तो ये ध्यान में रखना है कि आपका पहला ट्रेड जो है वो 10:30 बजे के पहले होना चाहिए या फिर 2 बजे के बाद होना चाहिए। बीच का जो टाइम है 11 से 1 बजे तक का या 1:30 बजे तक का, वो पीरियड में आप फ्रेश पोजीशन इंट्राडे के लिए मत लेना, या मैं सजेस्ट करूंगा कि मत लो। क्योंकि मार्केट में जो मेजर मूवमेंट आएगी वो फर्स्ट हाफ में आएगी, मतलब पहले 1 से 1.5 घंटे के अंदर अंदर, मतलब 9:15 को मार्केट चालू होता है तो मैक्स प्रोबेबली 10:30 11 बजे तक की वो मूवमेंट रहेगी। और सेकेंड मूवमेंट आएगी 2 बजे के बाद, क्योंकि 2 बजे के बाद FII, DII सब एक्टिव हो जाता है कि डे क्लोजिंग भी है, पूरे दिन में क्या क्या हो रहा है उसका भी वो लोग व्यू ले लेते हैं, ब्रॉडर मार्केट क्या है वो भी समझ में आ जाता है, यूरोपियन मार्केट कैसे ओपन हुआ है वो भी समझ में आ जाता है। तो 2 बजे के बाद आपको ट्रेड करना है। तो या तो फर्स्ट हाफ में ट्रेड करो या तो लास्ट हाफ में ट्रेड करो, बीच में ट्रेड नहीं करना है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग के ये सारे मुद्दे हैं। अभी इंट्राडे ट्रेडिंग में हमारी और से जनरल पब्लिक मिस्टेक्स कहां कहां पे कर रही है। अगर आपके पास मान लो कि 1 लाख रुपए का कैपिटल है तो आम पब्लिक क्या करती है, क्योंकि ब्रोकर भी ना लीवरेज दे रहे हैं, एक्सपोजर दे रहे हैं, मतलब आपके पास 1 लाख रुपया है ना तो मैं आपको लिमिट देता हूं आप 10 लाख का ट्रेड करो। तो ये ऐसा सब मार्केट में चलता है। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि जितना कैपिटल आपके पास है
उतने में ही आप ट्रेड करो। लीवरेज लेके इंट्राडे ट्रेडिंग मत करो। अगर लीवरेज लेके आप इंट्राडे ट्रेडिंग करोगे, फिर आप एक ना एक दिन आपका एक्सपीरियंस ऐसा होगा कि आप भी बोलोगे कि शेयर मार्केट बहुत रिस्की है, शेयर मार्केट सट्टा है, आप भी बोलने लगोगे। तो ये सारी मिस्टेक मत करो। तो इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करना है मैंने आप सभी को बता दिया है। आप सबको क्लियर है? यस और नो मेरे को चैट बॉक्स पे फटाफट लिख के भेजो। ऑलमोस्ट सभी मेंबर्स के रिप्लाई यस आ रहे हैं। जिनका भी रिप्लाई नो है कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग आगे क्वेश्चन एंड आंसर्स का सेशन भी रखने वाले हैं। तो आपके जो भी डाउट्स रहेंगे वो वहां पे क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऋतुराज जी बोल रहे हैं व्हाट टू डू इन इंट्राडे। मैं वही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इंट्राडे में पहले आपको ब्रॉडर मार्केट करना है, उसके बाद में आपको सेक्टर चूज करना है कि कौन सा सेक्टर पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। वो सेक्टर चूज करने के बाद आपको कि ये सेक्टर फॉर एग्जांपल ऑटो सेक्टर मेरे को पॉजिटिव लग रहा है, तो ऑटो सेक्टर में लीडिंग स्टॉक्स कौन से है, मारुति है, टाटा मोटर है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है, आइशर मोटर है, कौन से स्टॉक्स मेरे को बेहतर लग रहे हैं, तो वो स्टॉक्स आपको चूज करने हैं और उसके बाद में फिर ट्रेड करने हैं। अब ये मैंने आपको बता दिया कि इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करते हैं, लेकिन मेरा पर्सनल सजेशन है कि इंट्राडे ट्रेडिंग मत करो। कैसे करना है मैंने आपको बता दिया है, लेकिन मेरा पर्सनल सजेशन में दोबारा बोल रहा हूं कि इंट्राडे ट्रेडिंग मत करो। ट्रेडिंग करना चाहिए, क्या करना चाहिए वो मैं बता रहा हूं, लेकिन मेरा सजेशन है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप करो ही मत। ये मेरी एक राय है कि इंट्राडे ट्रेडिंग मत करो। अगर आपके पास कोई एक्सपर्ट रिसर्च टीम है या कोई एक्सपर्ट की अगर आप राय लेके अगर ट्रेडिंग कर रहे हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खुद से इंट्राडे ट्रेडिंग में मत करो। और इंट्राडे ट्रेडिंग को मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूं। मैं जो हमारे क्लाइंट्स जितने भी है, बहुत सारे क्लाइंट्स आ रहे हैं कि सर हमको कोई तो टिप दो, हमको क्या लेना चाहिए, क्या बेचना चाहिए, हमको बताओ। लेकिन सबको मैं वही बोलता हूं, मेरा हालांकि ब्रोकरेज का काम है, लेकिन फिर भी हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग सजेस्ट नहीं करते, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग में आम तौर पे मैक्सिमम लोगों के लॉस होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनको कोई नॉलेज नहीं है, लॉस में भी खड़े रहते हैं, स्टॉप लॉस लगाते नहीं है। मतलब ये टेक्निकल्स के बहुत सारे ऐसे रूल्स है जो कि फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं इंट्राडे ट्रेडिंग को प्रमोट नहीं कर रहा हूं। क्या करना चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप ट्रेडर हो तो आपको करना चाहिए स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है कि जब भी हम लोग ट्रेड लेते हैं तो वो ट्रेड 1 से 2 वीक तक वो ट्रेड ओपन रहता है। मतलब ये मान के चलो कि आज मैंने अगर कोई स्टॉक्स अगर परचेस किया है तो वो स्टॉक्स को मैं मैक्सिमम 10, 12, 15 दिन तक होल्ड करूंगा और उसके बाद में मैं उसको सोल्ड आउट करूंगा। तो स्विंग ट्रेडिंग बेहतर क्यों है ये मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि मार्केट जब 9:15 बजे ओपन होता है तो एक तो मार्केट या तो ऊपर ओपन होगा या तो नीचे ओपन होगा। तो मेजर
मेजर जो मूव है मार्केट का वो ओपन में ही आ जाता है, उसके बाद में मूवमेंट काफी कम रहेगी। जब आप स्विंग ट्रेडिंग करोगे तो जो स्टॉक स्विंग में है, मतलब उसका मेथड वही है कि पहले ब्रॉडर मार्केट चेक करना है, उसके बाद में सेक्टर चूज करना है और उसके बाद में स्टॉक सिलेक्ट करना है, मेथड वही है। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग जब आप करोगे तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो भी स्टॉक्स आप चूज करो वो मोमेंटम में होना चाहिए। मोमेंटम में क्या, अभी फॉर एग्जांपल एक स्टॉक से आईटीसी, नाम सबने सुना है आईटीसी। तो आईटीसी का स्टॉक्स ऐसे है कि जिसमें मेजर मूवमेंट आती ही नहीं है, मतलब हार्डली 1% की मूवमेंट डेली आती है। मतलब स्टॉक मार्केट में 1% की डेली मूवमेंट मतलब कुछ भी नहीं है। ऐसे ऐसे स्टॉक्स है जहां पे डेली मूवमेंट 4%, 5%, 7% इतनी सब आती है मूवमेंट। तो आपको पहले तो मूवमेंटम, स्विंग ट्रेडिंग में आपको मूवमेंटम मिलेगा। दूसरा, जैसे आप स्विंग ट्रेडिंग करोगे तो उसके लिए उसका एक दूसरा एक फायदा यह है कि स्विंग ट्रेडिंग जब भी मूवमेंटम में कोई भी स्टॉक्स रहेगा तो आपको वो 4-8 दिन में कम से कम 5 to 10% की मूव देगा। स्विंग ट्रेडिंग का बेनिफिट यही है कि जब आप मोमेंटम स्टॉक्स चूज करोगे तो आपको 5 से 10 दिन के अंदर 5 to 7% का प्रॉफिट देके जाएगा। अगर आप महीने में 3 ट्रेड लेते हो एक ही स्टॉक के ऊपर, मोमेंटम ट्रेडिंग की मैं बात कर रहा हूं, तो कम से कम आपको 15 से 17% का मूव मिल सकता है, या तो स्टॉक्स ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा। दूसरा स्विंग ट्रेडिंग का और एक बेनिफिट यह है कि जैसे आप अगर मान लो कि कोई एफ एंड ओ में ट्रेड कर रहे हैं, डिलीवरी बेस नहीं कर रहे, कोई एफ एंड ओ में ट्रेड कर रहे हैं, तो स्विंग ट्रेडिंग में पहले एफ एंड ओ में करने की वजह से अगर आपको लग रहा है कि मार्केट नेगेटिव है या मार्केट आगे चल के नेगेटिव होने वाला है, मार्केट बेरिश मोड में है, सब फैक्टर्स उसके नेगेटिव है, टेक्निकल पैरामीटर्स उसके नेगेटिव है, तो एफ एंड ओ में ट्रेडर्स के लिए और भी अच्छा है, ताकि वो पहले कोई भी स्टॉक सेल कर सकते हैं और वो स्टॉक्स नीचे आने के बाद वापस से परचेस कर सकते हैं। तो स्विंग ट्रेडिंग में ये भी बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आप पहले लेकर के भी बेच सकते हो, बेच के भी वापस से ले सकते हो। तो एफ एंड ओ ट्रेडर के लिए एडवांटेज ज्यादा है। इक्विटी के लिए पहले आप बेच नहीं सकते हो, जो डिलीवरी बेस कर रहे हो उसके लिए पहले स्टॉक्स आप सेल नहीं कर सकते हो, तो पहले कंपलसरी आपको बाय ही करना पड़ेगा और 4 दिन के बाद, 8 दिन के बाद, 10 दिन के बाद जैसे ही वो स्टॉक्स में मूवमेंट आएगा, जैसे ही आपको 5%, 10%, 20% जितना भी मिलता है उसके बाद आप सेल करोगे। तो स्विंग ट्रेडिंग में हमेशा हमारे सभी क्लाइंट को या हम लोग जो भी अकाउंट, जो भी हमारी सर्विस लेते हैं, सबको मैं यही बोल रहा हूं कि स्विंग ट्रेडिंग पे फोकस करो। या तो स्विंग ट्रेडिंग पे करो या फिर इन्वेस्टमेंट में चले जाओ। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इन्वेस्टमेंट में चले जाओ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका मानना यह है कि शेयर मार्केट एक टाइम पास के लिए ट्रेड कर रहे हैं या एक पैसिव इनकम के लिए ट्रेड कर रहे हैं। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, हमको पैसिव इनकम नहीं चाहिए। शेयर मार्केट ये एक बिजनेस है जो कि आपको पैसा कमा के देगा। कब देगा? आपकी काबिलियत, आपकी स्किल के ऊपर है कि आप उसको कितना हार्डली स्टडी कर रहे हो और उसके ऊपर आपको रिजल्ट मिलेगा। कोई भी दुनिया में ऐसा कोई भी चीज नहीं है कि बिना मेहनत किए हुए हमको पैसा देके जाएगा। हालांकि ट्रेडिंग में मेहनत ज्यादा है क्योंकि डे टू डे आपको ट्रैक करना पड़ेगा, लाइव मार्केट आपको ट्रैक करना पड़ेगा, और कंपेयर टू ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट में आपको स्ट्रेस कम है, मतलब काम कम है। आपने हफ्ते में अगर एक आध दिन भी निकाल लिया पूरा फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए काफी है। लेकिन ट्रेडिंग में ऐसा नहीं है। ट्रेडिंग में अगर आपको करना है तो आपको डे टू डे लाइव मार्केट भी आपको ट्रैक करना है, क्या न्यूज आ रही है, क्या टेक्निकल पैरामीटर्स क्या बोल रहे हैं, ब्रॉडर मार्केट क्या बोल रहे हैं, आपको लाइव मार्केट ट्रैक करने के बाद में ही आपको ट्रेडिंग करना है। तो ट्रेडिंग जो भी है इंट्राडे मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूं, मैं स्विंग ट्रेडिंग को प्रमोट कर रहा हूं।
स्विंग ट्रेडिंग बहुत ही बढ़िया टूल है। टेक्निकल अगर सीखना चाहो तो टेक्निकल से बढ़िया और कोई सीखने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस करना आता है तो आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। टेक्निकल एनालिसिस की और एक एडवांटेज है, अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस आता है तो आप स्टॉक नहीं, आप कोई भी मार्केट में ट्रेड कर सकते हो। इवन चाहे करेंसी मार्केट हो, कमोडिटी मार्केट में, कोई भी मार्केट में ट्रेड कर सकते हो। कल को मैं इंडिया छोड़ के अगर यूएस भी चला गया तो यूएस के मार्केट में भी मैं ट्रेड कर सकता हूँ। टेक्निकल नॉलेज ही यही है कि आप कोई भी मार्केट में ट्रेड कर सकते हो। हमको क्या करना है, सिर्फ चार्ट देखना है और उसके ऊपर हमारा जजमेंट लगाना है कि आगे ये प्रोबेबिलिटी क्या है, स्टॉक्स ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है। वो चार्ट को नहीं पता है, ये रिलायंस का चार्ट है तो अच्छा दिखाऊंगा और किसी का चार्ट है तो बुरा दिख, चार्ट को कुछ नहीं पता है। चार्ट तो हम लोग चार्ट देख के हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। तो हम कोई भी मार्केट में दुनिया में कहां भी बैठ के हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेडिंग का दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो और कल को मेरे को 15 दिन की छुट्टी चाहिए, मैं मेरी पोजीशन आज ही स्क्वायर ऑफ कर देता हूं। मेरी आज अगर मार्केट में कोई पोजीशन नहीं है, मेरे को 15 दिन के लिए हॉलीडे पे जाना है, ट्रेडर कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। आप सभी एग्री करोगे। अगर आप ट्रेडर हो और अगर आपने कोई भी पोजीशन इमीडिएट आज मैंने स्क्वायर ऑफ कर दी और कल मेरी पोजीशन कुछ भी नहीं रहेगी, मैं कहीं भी 5 दिन 15 दिन 25 दिन कहीं भी घूम सकता हूं, मेरे को कोई टेंशन नहीं है। मार्केट ऊपर जाने दो नीचे जाने दो, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन इन्वेस्टर को वो नहीं है। इन्वेस्टर को अगर उसने इन्वेस्टमेंट किया है तो उसको कंपलसरी मार्केट में ध्यान रखना है। हालांकि रिसर्च में कम रखना है ध्यान, या रिसर्च में मेहनत उसकी कम है, लेकिन ट्रेडर के पास वो फ्रीडम है कि वो ट्रेडिंग कभी भी स्टॉप करके आराम कर सकता है। तो ट्रेडिंग कैसे करना है ये मुद्दा आपको सबको क्लियर हो गया है, इंट्राडे ट्रेडिंग का और स्विंग ट्रेडिंग का। कमेंट बॉक्स में फटाफट लिखो। ट्रेडिंग स्विंग ट्रेडिंग में कौन सा टाइम फ्रेम लेना चाहिए, मस्त सवाल पूछा है इंद्रजीत जी पाटिल, वेरी गुड। स्विंग ट्रेडिंग देखो, स्विंग ट्रेडिंग में मेजरली हमारा व्यू क्या है कि 1 वीक से 2 वीक तक का, मतलब 4-8 दिन से लेकर के मान लो कि 15 दिन के अंदर अंदर हमको ये स्विंग ट्रेडिंग का जो भी हम ट्रेड लेंगे उसको स्क्वायर ऑफ करना है। तो आइडियली मैं ये सजेस्ट करूंगा कि पहले टेक्निकल जब आप देख रहे हो तो पहले डेली चार्ट उसको देखो। अगर डेली चार्ट बुलिश है तो फिर आप 75 मिनट्स चार्ट पे आ जाओ और 75 मिनट्स के चार्ट का ब्रेकआउट पे ट्रेड करो, उससे बढ़िया कुछ नहीं है। मैं फिर से और एक बार बोल रहा हूं कि पहले डेली चार्ट आप ट्रैक करो। अगर डेली चार्ट पॉजिटिव है तो उसके ऊपर आप 75 मिनट्स पे आ जाओ। 75 मिनट्स के चार्ट के ऊपर आप ब्रेकआउट ट्रेड लो। जब आप ब्रेकआउट ट्रेड लोगे तो उसका और एक फायदा है कि आप चलती गाड़ी में बैठ रहे हो, मतलब मोमेंटम स्टॉक्स आप पिक कर रहे हो। हम लोग बोलते हैं, हमको ऐसा नहीं है कि हम लोग ट्रेन में बैठ गए हैं पता नहीं कब चलेगी, हमको ऐसा नहीं करना है क्योंकि हम लोग ट्रेडर है। अगर ट्रेडिंग करना है तो चलती गाड़ी में बैठना पड़ेगा। सस्ता मत ढूंढो, महंगा खरीदो। जब हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हम लोग वैल्यू पिक करेंगे, बॉटम पे परचेस करेंगे। लेकिन जब हम लोग ट्रेडिंग करेंगे तब हम लोग महंगा खरीदेंगे। महंगा क्यों खरीदेंगे? क्योंकि हमको मोमेंटम के साथ जाना है। अगर कोई स्टॉक बढ़ रहा है, बढ़ने का चालू होने के बाद हमको उसमें वो गाड़ी में बैठ जाना है। मोमेंटम में जब आप ट्रेड करोगे तो एग्जिट भी आपको तुरंत मिलेगी। अगर विदाउट मोमेंटम आप कोई भी स्टॉक्स परचेस करोगे, मान लो कि कोई भी स्टॉक्स का चार्ट बहुत अच्छा है लेकिन मूवमेंट ही नहीं है, क्या करेंगे? अभी आईटीसी जैसी कंपनी बहुत अच्छी है लेकिन उसका स्टॉक 2 महीने पहले भी 200 रुपया था, आज भी 200 रुपया है। तो वो स्टॉक्स लेके हम लोग क्या करेंगे? स्टॉक्स हमेशा मोमेंटम, हमको स्विंग ट्रेडिंग में एक ही ध्यान रखना है कि मोमेंटम, चलती गाड़ी में बैठना है।
जैसे आप चलती गाड़ी में बैठोगे तो आपका स्टेशन भी जल्दी आ जाएगा। तो ये सब क्लियर हो चुके हैं। यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग में लोग मिस्टेक्स कहाँ पे करते हैं, चाहे इंट्राडे ट्रेडिंग हो या चाहे स्विंग ट्रेडिंग हो। पहला एक मिस्टेक तो मैंने आपको बोला कि ब्रोकर जो भी हो, आपका कौन सा ब्रोकर है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ब्रोकर जो भी आपको लीवरेज देता है वो लीवरेज हमको नहीं चाहिए। जितना हमारे पास कैपिटल है उतना ही हमको ट्रेड करना है, एक चीज। दूसरी चीज है कि अगर आप ट्रेडर हो तो आपको स्टॉप लॉस कंपलसरी फॉलो करना है। स्टॉप लॉस मतलब क्या? अगर मान लो कोई स्टॉक्स आपने 100 रुपीज पे परचेस किया है और वो स्टॉक अगर 90 रुपीज आ रहा है तो वो आपको लॉस बुक करना है। अगर आप स्टॉप लॉस फॉलो नहीं करोगे तो फिर ये लॉस आपका बढ़ता ही चला जाएगा। मेजर पब्लिक 95% पब्लिक यही मिस्टेक कर रही है। क्या मिस्टेक कर रही है कि अगर कोई स्टॉक्स मैंने 100 पे बाय किया है, अगर वो 90 आता है तो मैं क्या करूंगा, मैं 90 पे उसको एवरेज करूंगा। एवरेज कभी मत करो, आप ट्रेडर हो, एवरेज कभी मत करो। इसमें अगर लॉस हो रहा है तो वो लॉस को, स्टॉप लॉस हम जिसको टेक्निकल टर्म से स्टॉप लॉस उसको फॉलो करो। अगर आप स्टॉप लॉस फॉलो करोगे तो ही आप लंबी रेस के घोड़े हो। अगर आप स्टॉप लॉस फॉलो नहीं करोगे तो ट्रेडिंग में आपकी मौत फिक्स है। कब आएगी मेरे को नहीं पता है, लेकिन एक ना एक दिन आनी है, ये जरूर पता है। अगर स्टॉप लॉस फॉलो नहीं करोगे तो मौत आपकी पक्की है। अगर स्टॉप लॉस फॉलो करोगे तो आप लंबी रेस के घोड़े हो। क्योंकि क्या है, छोटा छोटा लॉस हम रिकवर कर सकते हैं, लेकिन अगर एक बार बड़ा लॉस हो गया तो उसको रिकवर करना काफी मुश्किल है, काफी मुश्किल है। तो आम पब्लिक यही कर रही है कि अगर कोई स्टॉक 100 पे परचेस किया, वो 90 पे परचेस करेंगे, 80 आया तो 80 पे परचेस करेंगे, यही आशा में बैठे हैं कि आज नहीं तो कल तो बढ़ेगा। जब आप ट्रेडर हो तो ट्रेडर की तरह बिहेव करो, फिर आप लेकर के बैठ जाओ, नीचे एवरेज करोगे और फिर इन्वेस्टर बन जाते हैं। लोग क्या करते हैं, मार्केट में आते हैं एज अ ट्रेडर, लेकिन जैसे ट्रेडिंग चालू करते हैं और जैसे कोई ट्रेड लेते हैं और वो स्टॉक्स अगर नीचे आना चालू होता है तो वो इन्वेस्टर बन जाते हैं। आज नहीं तो कल तो ऊपर आएगा। नहीं, हम अगर ट्रेडर है तो हमको ट्रेडिंग पे ही फोकस करना है, ट्रेडिंग के जो रूल्स है उसको ही फोकस करना है। आम पब्लिक और एक मिस्टेक करती है कि जब हम ट्रेडिंग करेंगे, अगर मान लो कि हमने 5 स्टॉक्स में एक साथ ट्रेड लिया है, 5 स्टॉक्स, 5 पोजीशन हमने अलग अलग स्टॉक्स में हमने बनाई है, 5 स्टॉक्स हमने बाय किए हैं और उसमें से 2 स्टॉक्स नीचे आ रहे हैं और उसका स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है। 3 स्टॉक्स हैं जिसमें प्रॉफिट हो रहा है। आम पब्लिक में प्रॉब्लम क्या आता है कि जब स्टॉप लॉस हिट होता है तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है। तो वो जो ट्रेड, जो उसकी जो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए वो नहीं रहती है। आपको आपकी कंसिस्टेंसी को ब्रेक नहीं होने देना है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल को ब्रेक नहीं होने देना है। अगर आप गलत भी जा रहे हो फिर भी वही सिस्टम से, वही स्ट्रेटेजी से आप ट्रेड करते रहो, वापस से प्रॉफिट हो जाएगा। ऐसा नहीं है, कोई भगवान नहीं है, मार्केट किसी के हाथ में नहीं है। अगर आप ट्रेडर हो तो लॉस भी होएगा, प्रॉफिट भी होएगा, लेकिन अल्टीमेट बैलेंस शीट आपकी प्रॉफिट की होनी चाहिए। मेरा मुद्दा यह है। ऐसा नहीं है कि मैं भी जो भी ट्रेड कर रहा हूं सभी प्रॉफिट के ही होंगे। जी नहीं, मैं भी कोई भगवान नहीं हूं, मैं भी मार्केट में गलत जाता हूं,
मेरी भी मिस्टेक्स होती है, मेरे भी लॉसेस होते हैं, लेकिन अगर आपकी कंसिस्टेंसी है तो वो वापस से छोटे छोटे लॉसेस आपको रिकवर कर देंगे। मैं क्या बोल रहा हूं आपको समझ में आ रहा है? कमेंट बॉक्स पे फटाफट लिखो। हाउ टू फाइंड स्टॉप लॉस, किसने लिखा है ये? ज्योति जी शाह। ओके, सी आपको स्टॉप लॉस ढूंढना है टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू। जब आप कोई भी कंपनी के चार्ट देखोगे तो आपको सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, वो आपको समझ में आ जाएगा। और जब आप स्विंग ट्रेडिंग अगर कर रहे हो, मैं स्विंग ट्रेडिंग की पर्सनली बात कर रहा हूं, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो नियरेस्ट स्विंग का लो या नियरेस्ट स्विंग का हाई ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। आइडियली यही होना चाहिए। फिर वो टेक्निकल के ऊपर डिपेंड करता है कि चार्ट कैसे रिएक्ट कर रहा है, उसके ऊपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। लेकिन आइडियली जो डाउ थ्योरी है, डाउ थ्योरी हमको यही सजेस्ट कर रही है कि आइडियली नियरेस्ट स्विंग का हाई और नियरेस्ट स्विंग का लो आपका आइडियल स्टॉप लॉस होना चाहिए। द मेजोरिटी जो भी मेंबर यहाँ पे लाइव जुड़े हैं, मेजोरिटी सबके डाउट्स क्लियर हो चुके हैं। फिर भी अगर किसी का भी रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन मत लो। क्वेश्चन एंड आंसर्स है, उस पे आप आपका क्वेश्चंस पूछ लो, क्योंकि इतने सारे चार्ट्स आ रहे हैं ना, तो मैं हर एक का क्वेश्चंस नहीं रीड कर पा रहा हूं। दूसरा है कि टीवी ट्रेडिंग के टाइम टीवी बिल्कुल भी मत देखना। मैंने पहले भी बोला टीवी देखो मत। टीवी देखने के बाद या टीवी सुनने के बाद वहां पे लोग क्या बोल रहे हैं, क्या पॉजिटिव न्यूज आ रही है, क्या नेगेटिव न्यूज आ रही है, कुछ भी मत देखो। सिंपल है, आप आपके चार्ट के ऊपर फोकस करो और ट्रेडिंग करो। अगर आप ट्रेडिंग में अगर मास्टर हो जाते हो तो फिर आप ट्रेडिंग में इतना पैसा कमा सकते हो कि आप इन्वेस्टर को भी ओवरटेक कर सकते हो। इतनी ताकत है ट्रेडिंग में। इन्वेस्टर सिर्फ क्या है कि उसने एक बार रिसर्च कर लिया, रिसर्च को वो ट्रैक करता रहेगा, 3 साल 4 साल 5 साल के लिए रिसर्च को छोड़ देगा, इन्वेस्टमेंट एज इट इज रखेगा और उसकी वेल्थ क्रिएट होती जाएगी। लेकिन ट्रेडिंग में मौके हैं कि रोज अपनी वेल्थ क्रिएट करो, रोज इनकम करो। ट्रेडिंग में और एक दूसरा फायदा है कि अगर हमको पता है कि मार्केट बैरिश होने वाले हैं या मार्केट गिरने वाला है, तो गिरते मार्केट में भी आप पैसा कमा सकते हो। गिरते मार्केट में आज तक दुनिया का कोई इन्वेस्टर पैसा नहीं कमा सकता। सिर्फ गिरते मार्केट में ट्रेडर ही पैसा बना सकता है। तो ट्रेडर के भी बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स भी है, नेगेटिव भी है। इन्वेस्टर का एक अपना रोल है, उसके भी पॉजिटिव पॉइंट्स है, नेगेटिव पॉइंट्स है। तो आपको आपका गोल चूज करना है कि मैंने पहले भी बोला कि आपको इनकम, रिकरिंग इनकम या मंथली क्वार्टरली इनकम आपको चाहिए, आपकी क्या जरूरत है। या फिर आपके पास 5 लाख 10 लाख 20 लाख बड़ा पैसा, अभी बड़ा पैसा की कोई डेफिनेशन नहीं है। किसी के लिए 5 लाख भी बड़ा है और किसी के लिए 50 लाख कुछ भी नहीं है। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि बड़ा पैसा, लेकिन आपकी जो भी वेल्थ है उसको अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन होरिजोन आपका 3 साल एंड अबाउ का होना चाहिए। ये मेरा सजेशन है। तो मेरे पॉइंट्स हालांकि बहुत सारे यहाँ पे क्लियर हो चुके हैं। मेरे को क्या बातें शेयर करनी थी वो मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारी चीजें ऐसी मैंने शेयर की है। कई क्वेश्चंस आ रहे हैं पीएनबी के, सर ये ओपन प्लेटफॉर्म है, हम कोई भी स्टॉक्स या कोई भी मार्केट का व्यू हम लोग ओपनली डिस्कस नहीं कर सकते हैं। आप अगर आपको कुछ भी हेल्प चाहिए तो हमारा कॉन्टेक्ट नंबर आपके पास है, क्योंकि ओपनली पंजाब नेशनल बैंक में मेरे को क्या लगता है, क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं ओपनली
ओपन प्लेटफॉर्म पे हमें शेयर नहीं कर सकता हूं। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई क्लाइंट है, मान लो जिसके पास 10 लाख रुपया है, तो हम लोग ये कभी सजेस्ट नहीं करेंगे कि ये 10 लाख रुपया तू इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट कर। जी नहीं, हमको गोल्ड में भी इन्वेस्ट करना है, हमको इक्विटी मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करना है, हमको इंश्योरेंस भी लेना है, क्योंकि हमारी फैमिली भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर मेरी फैमिली में मैं कमाने वाला हूं या मेरे कमाई के ऊपर मेरा घर चल रहा है, तो मेरी रिस्क के लिए मेरे को इंश्योरेंस निकालना भी जरूरत है। तो ओवरऑल अगर आप देखा जाए तो फाइनेंशियल प्लानिंग करनी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आपके पास 5 लाख रुपया है और कल ये वेबिनार देखने के बाद या सुनने के बाद, समझने के बाद, कल को आप कोई भी ब्रोकर के पास अकाउंट ओपन करके 5 लाख रुपए ट्रेडिंग में लगा दो। जी नहीं, आपको पहले क्या करना है, आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है। आपका एडवाइजर आपको सजेस्ट करेगा, आपकी हिस्ट्री टेस्ट करेगा कि भाई आपका गोल क्या है, आपके पास वेल्थ कितनी है, आपका एम क्या है, आपको आगे चल के पैसे की कहाँ जरूरत पड़ने वाली है, कितने साल के बाद, आपके बच्चों के एजुकेशन के लिए चाहिए, बच्चों के मैरिज के लिए चाहिए, खुद के रिटायरमेंट के लिए चाहिए। तो ये सब समझने के बाद आपका एडवाइजर आपको बताएगा कि आप 10 में से 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस बाय करो, 3 लाख रुपए का गोल्ड बाय करो, 5 लाख रुपए का इक्विटी बाय करो। ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो पूरा फाइनेंशियल प्लानिंग होना बहुत जरूरी है। सिर्फ हमको स्टॉक मार्केट का नॉलेज आ गया मतलब स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर लिया, ऐसा नहीं है। ओवरऑल जो टोटल हमारी जो वेल्थ है, वो हमारी वेल्थ डाइवर्सिफाइड होनी चाहिए। मतलब थोड़ा इन्वेस्टमेंट गोल्ड में भी होना चाहिए, इंश्योरेंस में भी होना चाहिए, थोड़ा एफडी भी होना चाहिए, इक्विटी भी होना चाहिए, ताकि बैलेंस बना रहे। अगर मान लो कि आपने, किसी ने भी, मेरे पास 10 लाख रुपए की टोटल वेल्थ है और मैंने सारा कुछ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके छोड़ दिया है, और अगर कल को वर्ल्ड वॉर डिक्लेयर होता है तो फिर मेरी हालत क्या होगी? आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूं? तो उसके लिए हमको क्या करना है, फाइनेंशियल मार्केट का इंश्योरेंस है गोल्ड। अगर फाइनेंशियली ग्लोबली कुछ भी क्राइसिस आते हैं तो गोल्ड के जो प्राइसेस है वो बढ़ते हैं। तो मेरा आप सबसे यही क्वेश्चन है कि पहले आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करना बहुत जरूरी है, उसके बाद में फिर आप डिसीजन लो कि आपको शेयर मार्केट में आपकी वेल्थ का कितने % आपको पैसा लगाना है, और उसमें से आपको कितना पैसा एज अ इन्वेस्टमेंट करना है और कितना पैसा एज अ ट्रेडर आपको ट्रेडिंग करना है। अभी ये टोटल वेबिनार जो हम लोग आज सुने, उसका सिर्फ मैं आपको एक कंक्लूजन बता रहा हूं कि जो की नोट से कि हमको क्या करना है, कैसे करना है। अगर हम लोग गोल पहले तो सेट करना है कि आपको पहले इन्वेस्टर बनना है या ट्रेडर बनना है। इन्वेस्टर बनना है तो फंडामेंटल एनालिसिस करो। फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद अगर मल्टीबैगर चूज करना है तो आपको टर्न अराउंड स्टोरीज ढूंढनी पड़ेगी, तब जाके कोई भी 10 रुपए का स्टॉक आपका 1000 रुपया कल को हो जाएगा। टर्न अराउंड स्टोरी। अगर आप ट्रेडर हो तो या तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो या तो स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो। इंट्राडे ट्रेडिंग को मैं प्रमोट नहीं कर रहा। कैसे करना चाहिए मैंने आपको बता दिया है। स्विंग ट्रेडिंग में करो, उसका फायदे अलग है। मिस्टेक्स कहां कहां पे लोग करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। ओवरऑल ये सब समझने के बाद पहला काम ये करना है कि हमको फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है। जब तक आप फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि मेरे पास 10 लाख में से मैं शेयर मार्केट में 1 लाख इन्वेस्ट करूं या 5 लाख इन्वेस्ट करूं। वो फाइन, जब हमको कोई अगर बीमारी होती है, मैं आप सबको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अगर हम सबको कोई बीमारी होती है तो हमारे पास 2 ऑप्शन है। पहला, या तो हम खुद डॉक्टर हो जाए, और दूसरा
या तो फिर हम डॉक्टर के पास जाए, उनकी फीस हम लोग पे करें और उनसे हम लोग ट्रीटमेंट दें। तो आपके पास भी दो ही ऑप्शन है, या तो ये सब कुछ आप खुद ही सीख लो, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है, सेल्फ नॉलेज बेस्ट नॉलेज है। लेकिन अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो ब्लाइंडली मत करो, कोई एक्सपर्ट्स की एडवाइस से करो। ब्लाइंड करोगे गलती करोगे। हमको कोई भी अगर बीमारी होती है, छोटी मोटी सर्दी खांसी हुई तो क्रॉसिन पैरासीटामोल ले लिया, बात अलग है। लेकिन अगर कोई मेजर सर्जरी है तो हमको कंपलसरी डॉक्टर के पास ही जाना है। एडवाइजर अपनी फी लेगा, वो भी उसके एक्सपीरियंस, उसकी एडवाइस के पैसे ले रहे हैं। आज हम लोग कोई घर बना रहे हैं तो आर्किटेक्ट की फी पे कर रहे हैं, इंटीरियर की फी पे कर रहे हैं, अगर हेल्थ प्रॉब्लम है तो डॉक्टर को फी पे कर रहे हैं, अगर लीगली कोई इश्यू है तो एडवोकेट की फी पे कर रहे हैं। हर चीज में हम लोग जहां जहां फील्ड में एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं वहां पे हम लोग उनकी फी पे कर ही रहे हैं। लेकिन हमारा मोटो ये है, हमको फी से दिक्कत नहीं है, हमको ये चाहिए कि हमारा जो भी एडवाइजर रहे वो हमें गाइडेंस अच्छी तरह से दे ताकि हमको बेनिफिट हो। तो फाइनेंशियल प्लानिंग करने से पहले हम क्लाइंट्स को पूरा स्कैन करते हैं। स्कैन करते मतलब क्या है, उसका हिस्ट्री देखते हैं, उसका गोल क्या है, उसको पैसे की कब जरूरत है, और उसके अकॉर्डिंगली उसको एक फाइनेंशियल प्लानिंग और एक फाइनेंशियल स्ट्रक्चर बना के देते हैं ताकि उसको क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, वो सब उनको पता चले। अभी ये सेशन में सिर्फ मैं इतना एक पोल ले रहा हूं सबके पास, क्या आप सबको ये लगता है कि आपको फाइनेंशियल प्लानिंग की जरूरत है? ये क्वेश्चंस आप सबके स्क्रीन के ऊपर आया होगा, कृपया उसका आंसर दें। यस, प्लीज शेयर द रिजल्ट्स। 84% लोगों का ये मानना है कि फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहिए और 15% लोग का ये मानना है कि उन लोगों ने ऑलरेडी प्लान कर दिया है। वेरी गुड, एप्रिशिएटेड। मतलब ये वेबिनार जो हम लोगों ने ये 1 घंटे का लिया है उसमें से सबको क्लियर हो चुका है कि हमको फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए। मैंने पहले ही आपको गारंटी दिया था कि जब तक ये वेबिनार खत्म होगा आप सबके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो ऑलमोस्ट सबके डाउट्स क्लियर हो चुके हैं। एट व्हाट एज फाइनेंशियल प्लानिंग मस्ट बी डन? सर, इसकी एज कुछ भी नहीं होती है, लेकिन आइडियली ये माना जाता है कि जब से आप कमाने लगते हो तब से आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग होनी चाहिए। मतलब मान लो कि मैं 22 साल का हूं और मैंने कोई तो जॉब स्टार्ट कर लिया है, या मैंने कोई तो बिजनेस, या मेरा ट्रेडिशनल बिजनेस अगर मैंने किसी ने ज्वाइन किया है, तो जब आप पहली इनकम जब से स्टार्ट हो रही हो तब से फाइनेंशियल प्लानिंग आपका स्टार्ट हो जाता है। आइडियली ये है, लेकिन हमारा ये ट्रेडिशनल नहीं है या हमको अगर नॉलेज नहीं है तो इसकी कोई एज नहीं है। अगर आप 35 साल के भी हो, 40 साल के भी हो, 50 साल के भी हो, कोई भी एज में आप फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हो। 50 प्लस के लिए सर वो भी फाइनेंशियल प्लानिंग होगा, लेकिन उसका स्ट्रक्चर अलग होगा। मैं आपको वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि क्लाइंट को समझने के बाद वो डिसाइड करेंगे कि हमको हमारी वेल्थ का कितना % का एलोकेशन कौन से प्रोडक्ट में डालना है। मतलब कोई इंसान की एज अगर 50 प्लस है तो हम ये मान के चलते हैं कि उनके पास इतना ज्यादा वक्त नहीं है या 20 साल 30 साल तक वो लोग होल्ड कर सके, तो उनके लिए हम डेट प्रोडक्ट को पहले प्रीफर करेंगे, गोल्ड जैसी कमोडिटीज को प्रीफर करेंगे, या स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग हम लोग सजेस्ट नहीं करेंगे। तो वो डिपेंड करता है उसकी एज के ऊपर, उसकी नीड के ऊपर वो डिपेंड करेगा। तो सर ये सेशन हम लोग यहाँ पे खत्म कर रहे हैं और हम लोग आगे क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए बढ़ेंगे। तो धीरज सर। यस, थैंक यू हेमंत भाई। क्वेश्चन आंसर सेशंस की ओर बनते हैं। तो हेमंत भाई,
आर्य शाह का सवाल था, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट टैक्स फ्री है या नहीं है? सर लॉन्ग टर्म में पहले ये था कि अगर 1 साल के ऊपर अगर आप कोई भी स्टॉक्स रखते हो तो उसके ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कुछ भी नहीं होता, लेकिन अभी पीछे जो चेंज हुआ है उसमें ऐसा है कि 1 लाख तक का जितना भी प्रॉफिट है वो आपका टैक्स फ्री रहेगा और उसके ऊपर का आपको 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको देना पड़ेगा। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है पारस शाह का, वेयर डू यू फाइंड मार्केट स्टोरीज, यानी हमें मार्केट स्टोरीज या मार्केट्स के जो ट्रेंड्स है ये कहाँ से मिल सकते हैं जिससे हम सेक्टर चूज कर सकते हैं? जी बिल्कुल सर, देखिए मार्केट स्टोरीज या टर्न अराउंड स्टोरीज जिसको हम बोलते हैं वो अगर आपको देखना है तो आपको कॉन्स्टेंटली न्यूज सर्च करना पड़ेगा। न्यूज मतलब जो टीवी पे आ रही है वो न्यूज की बात मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या हो रही है, मार्केट में ट्रेंड किस तरफ है। अभी जैसे ये लॉकडाउन के बाद हम सब घर पे बैठे हैं, तो ये स्टोरीज तो कॉमन है कि आईटी की रिक्वायरमेंट लगने वाली है। जिस हिसाब से बीच में इंडिया चाइना का इश्यूज चल रहा था, इंडिया ने कुछ एप्स बैन किए, उसके बाद में ऐसे आईटी की कहीं किसी का डाटा हैक हो रहा है, बड़ी बड़ी कंपनीज के जो डाटा बैंक है उनकी जो कस्टमर की रहेंगी और भी जो भी डाटा है वो हैक हो रहे हैं। तो हमको इतना तो समझ में आ रहा है कि आगे जाके सिक्योरिटी लेवल की जो भी कंपनियां रहेगी, जो कंपनी आईटी में सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है, उन लोगों को बेनिफिट होगा। तो ऐसे ही है, आप न्यूज देखते रहो, रिसर्च करते रहो, आपको टर्न अराउंड स्टोरी मिल जाएगी। इसमें कोई डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन आपको वो ढूंढनी पड़ेगी। जैसे आप रिसर्च करोगे तो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू हेमंत भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है रमेश शाह का। जी इनका एक्चुअली हेमंत भाई, ये जो पेनी स्टॉक्स है, ये बहुत सारे लोग कहते हैं कि पेनी स्टॉक्स आज लेके रखो, बाद में फ्यूचर में कोई ना कोई पेनी स्टॉक्स तो डेफिनेटली बढ़ेगा। तो उनका वही सवाल है, पेनी शेयर में इन्वेस्ट कैसे किया जाए और उसके लिए सिलेक्शन कैसे करना है? सी सर, ये स्टॉक्स पेनी स्टॉक्स है करके हमको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। पहली बात, हमको इन्वेस्टमेंट तभी करना है कि अगर कोई कंपनी का फंडामेंटल्स अगर चेंज हो रहा है, चेंज हुआ नहीं है लेकिन चेंज हो रहा है। फॉर एग्जांपल मैं एक कंपनी का आपको बताता हूं ताकि आपको एकदम क्लियर आइडिया आ जाएगा। सुबेक्स करके कंपनी है, SUBEX, सुबेक्स। 2008-9 में उसका रेट 800, 1000, 1100 रुपए था। उसके बाद में वो कंपनी ने और भी कंपनी टेक ओवर की और उनका डिसीजंस गलत होता गया और लॉस होते गए, और वो कंपनी का शेयर धीरे 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 ये पेंडेमिक में वो कंपनी का शेयर 5 रुपए पे मिल रहा था, ओनली 5 रुपीज। और पिछले 10-12 साल से वो 10 रुपया 15 रुपए पे ट्रेड कर रहा था। तो वो कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे नहीं थे करके स्टॉक गिरा है, एग्री। लेकिन जो 5 रुपए का स्टॉक्स है वो कंपनी ने उसका पूरा मैनेजमेंट रिस्ट्रक्चर किया, पूरा बिजनेस लाइनअप किया और धीरे धीरे उसके फंडामेंटल्स चेंज होते गए। तो आज वो 5 रुपए का स्टॉक्स, पिछले 1 साल की ये डेवलपमेंट है, तो आज ये स्टॉक्स 5 रुपए का स्टॉक्स आज 50 रुपया 60 रुपए जाके आया, लेकिन 50 रुपए पे कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है, 50 to 60 रुपीज के बीच में है। तो ऐसे अगर पेनी स्टॉक्स में आपको कुछ तो ग्रोथ दिख रही है तो करो, पेनी स्टॉक है करके इन्वेस्ट मत करो। कितने सारे ऐसे पेनी स्टॉक्स है जो आज भी पेनी स्टॉक्स है और कल भी पेनी स्टॉक्स ही रहने वाले हैं, लेकिन जो कंपनी में दम ही नहीं है, जिस कंपनी में खुद की प्रॉपर्टी मतलब खुद की वेल्थ से ज्यादा अगर लोन है, डेट है, तो वो कंपनी में इन्वेस्ट करके हम लोग क्या करेंगे? पेनी स्टॉक है करके हम इन्वेस्ट मत करो। अगर आपको ग्रोथ दिख रही है तो फिर करो जी। थैंक यू हेमंत भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर दिलीप शाह का। इनका पूछना है, इफ वी कांट डू एनालिसिस कैन वी बिलीव ऑन ब्रोकर्स?
सी मैं सजेस्ट करूंगा ब्रोकर पे बिलीव मत करो, जी नहीं, रिसर्च टीम पे बिलीव करो। हमको क्या चाहिए, हमको ब्रोकर नहीं चाहिए, ब्रोकर बहुत है मार्केट में, रिसर्च करने वाला, रिसर्च वाला बंदा चाहिए हमको, जो कि हमको रिसर्च करके दे। अगर कोई बोल रहा है कि ये रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर आप बाय करो, तो उसके साथ में हमको रीजन चाहिए कि भाई आप बोल रहे हो रिलायंस के बाय करो, आप क्यों बोल रहे हो, उससे आप रीजन मांगो, उसका रिसर्च रिपोर्ट मांगो, आप क्यों बाय बोल रहे हो। फिर वो आपको अगर बता रहा है, अगर कोई रिसर्च पर्सन है तो वो आपको बताएगा कि ये कंपनी के ग्रोथ है, इसके कस्टमर्स इतने बड़े हैं, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा है, कैश फ्लो बढ़ रहा है, डिविडेंड अच्छा दे रहा है, तो वो आपको रिजल्ट देंगे। ब्रोकर पे भरोसा मत करो, रिसर्च टीम पे भरोसा करो। ओके हेमंत भाई, नेक्स्ट सवाल है कुछ का, इन्होंने पूछा है कि सर इंट्राडे में इंडिकेटर्स कौन से यूज करने चाहिए। सी इंट्राडे में पहले तो 5 मिनट और 15 मिनट के चार्ट पे आप फोकस करोगे, हालांकि मैं सजेस्ट नहीं कर रहा हूं, फिर भी आपका क्वेश्चन है इसलिए मैं बता रहा हूं। 5 मिनट और 15 मिनट के चार्ट पे आप ट्रेड करोगे, और सबसे बेस्ट इंडिकेटर है बॉलिंगर बैंड विथ आरएसआई कंफर्मेशन। इससे बढ़िया इंडिकेटर मेरे को नहीं लगता कोई है, रहेंगे बहुत सारे हैं, लेकिन मैं ये प्रीफर करूंगा कि बॉलिंगर बैंड विथ आरएसआई, अगर 60 और आरएसआई भी हमको 60-40 लगानी है, 70-30 जो नॉर्मल है वो नहीं लगानी है, आरएसआई 60-40 लगानी है। अगर बॉलिंगर बैंड में स्क्वीज आता है और आरएसआई 60 क्रॉस करता है तब उसमें ट्रेड करना है, या तो बॉलिंगर बैंड में लोअर साइड स्क्वीज आता है और आरएसआई बिलो 40 जाता है तो ही ट्रेड करना है। क्लियर है? थैंक यू। चेतन शाह का सवाल है कि स्विंग ट्रेड के लिए स्टॉक कैसे चूज करनी चाहिए, टेक्निकल चार्ट बेसिस या कुछ और। नहीं सर, टेक्निकल के ऊपर ही करना चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग ही पूरा टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर है। ट्रेडिंग आप फंडामेंटल देख के नहीं कर सकते हो, क्योंकि फंडामेंटल कुछ और बताएगा, टेक्निकल कुछ और बताएगा। क्योंकि टेक्निकल में हमको 2, 4, 5, 5, 6, 7% की मूवमेंट ही सिर्फ चाहिए। हमको ये नहीं चाहिए कि कोई स्टॉक हमने 1000 में लिया तो वो 3 साल के बाद 5000 होगा, हमको मतलब ही नहीं है ट्रेडिंग में उससे। हमको तो यही देखना है कि आज 100 रुपए का स्टॉक 4 दिन में 110 कैसे पहुंचे, हमको उतना ही लेना है उसमें से। तो पूरा बेस है उसका टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। जी सर। ओके अभी और एक टेक्निकल एनालिसिस पे सवाल है कि इसमें हम कितने दिन पीछे का हम स्टडी कर सकते हैं, यानी टेक्निकल चार्ट जो है वो हमें कितने दिन पीछे का चेक करके हमें स्टडी करना चाहिए, 1 मंथ पहले का, 1 हफ्ते पहले का, या कैसे? डिफरेंट है इसमें। उसमें ऐसा है कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको 1 वीक यानी 1 वीक का चार्ट अगर आप देख रहे हो तो बहुत है आपके लिए। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो इसका मतलब ये होता है कि 25 या 75 मिनट्स के चार्ट पे आप लोग ट्रेड करोगे और 75 मिनट्स का चार्ट आप देखोगे तो आपको 3 से 6 महीने का चार्ट को देखना है। लेकिन उसमें और एक चीज है, क्योंकि मैंने स्विंग ट्रेडिंग में और एक चीज बोली है कि पहले आपको डेली ग्राफ चेक करना है। अगर डेली ग्राफ पॉजिटिव है तो ही आपको 75 मिनट्स के ब्रेकआउट पे ट्रेड करना है। तो डेली ग्राफ के लिए आपको 1 साल, 6 महीने, 1 साल का अगर ग्राफ है आपके पास तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके ऊपर आप 75 मिनट्स के चार्ट के ऊपर ब्रेकआउट ट्रेड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है मुरली जी का, इट्स ऑलवेज एडवाइज टू हैव अ स्टॉप लॉस इन एफ&ओ बट इन स्विंग ट्रेड हाउ टू कीप स्टॉप लॉस व्हेन नेक्स्ट डे गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग इज देयर। सर गैप अप और गैप डाउन में हम लोग स्टॉप लॉस मेंटेन नहीं कर सकते हो, लेकिन मान लो मैं एक एग्जांपल देता हूं मान लो टाटा मोटर्स का स्टॉक्स आज हमने 350 पे बाई किया है और उसका स्टॉप लॉस है 340। ओके, 10 रुपए नीचे का हम लोग मान के चलिए स्टॉप लॉस हमने लगाया है। अभी नेक्स्ट डे जब टाटा मोटर्स अगर 340 के नीचे ही ओपन होता है, मान लो 335 पे ओपन हुआ है, तो हमको 335 पे ही एग्जिट करना है। हमको वेट नहीं करना है कि वापस थोड़ा बाउंस होएगा तब एग्जिट करो, जी नहीं।
गैप अप और गैप डाउन को हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, वो हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में क्या है, प्रॉफिट हमारे हाथ में नहीं है, लॉस हमारे हाथ में है। तो जैसे ही अगर स्टॉप लॉस के नीचे भी अगर गैप डाउन ओपन होता है, फिर भी हमको वो रेट पे कंपलसरी एग्जिट करना ही है। फिर वो नहीं देखना है कि ये गैप डाउन ज्यादा हो गया है, मैं थोड़ा 1 घंटा भर रुकता हूं, थोड़ा मार्केट को ऊपर आने दो, बाद में निकालूंगा। जी नहीं, एक बार आप एग्जिट कर लो, उसके बाद में आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा, नया ट्रेड करो। थैंक यू हेमंत भाई। हेमंत भाई, प्रियंका का सवाल है, स्टॉप लॉस लॉन्ग टर्म के लिए लगा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो लॉन्ग टर्म के लिए, तो उसके लिए भी स्टॉप लॉस जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, और लगाना ही चाहिए। क्योंकि अगर आपने कोई लॉन्ग टर्म के फंडामेंटल्स देखने के बाद आपने अगर कोई लॉन्ग टर्म में स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, कोई भी स्टॉक्स में, और वो अगर स्टॉक्स परफॉर्म नहीं कर रहा है, और अगर वो स्टॉक्स की प्राइस अगर धीरे धीरे नीचे आ रही है, इसका मतलब यही है कि अंदर कुछ तो गड़बड़ चल रही है, जो कि आपको नहीं पता है। तो आइडियली अगर आप टेक्निकल के ऊपर इन्वेस्टमेंट देख रहे हो या वो डिसीजन ले रहे हो, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि 200 DMA इज द आइडियल स्टॉप लॉस। उसके बाद में फिर हर एक का अपना अपना अलग होएगा, लेकिन बिल्कुल अगर वो स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो इट मींस आप कहीं तो गलती कर रहे हो, लगाना ही चाहिए। हेमंत भाई, एक्चुअली स्टॉक मार्केट सबका बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो Yes. आपको यहाँ पे बहुत सारे सवाल आते जाएंगे, और आई डोंट थिंक इट इज पॉसिबल टू कवर ऑल द क्वेश्चंस ओवर हियर। सो अनुज जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जेके वेल्थ के कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप चैट बॉक्स में डालिए। उससे पहले मैं एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगा नलिनी शाह का। इनका सवाल है, हाउ टू बुक प्रॉफिट? सपोज माय इन्वेस्टमेंट इज x times and bean it is now 2x, then should I take out the profit or should keep investing for the wealth creation? ओके, बहुत ही बढ़िया सवाल है, मेरे को बहुत पसंद आया। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो और आपका गोल जो है वो है कि मेरे को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, 3 साल से ज्यादा का अगर आपका हॉरिजन है, तो प्रॉफिट बुक मत करो। जब तक वो कंपनी का फंडामेंटल आपको सपोर्ट कर रहा है, तब तक आप प्रॉफिट बुक मत करो। प्रॉफिट तभी बुक करो जब वो कंपनी के फंडामेंटल्स में रिवर्सल आए, एक चीज। दूसरी, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आइडियली आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:2 होना चाहिए। मतलब अगर मैं 1 रुपए की रिस्क ले रहा हूं, तो आइडियली मेरा प्रॉफिट मिनिमम 2 रुपए का होना चाहिए, तभी उसमें ट्रेड करने का मतलब है। तो ये आपका क्लियर हो गया। दूसरी एक चीज, जिसको ट्रेडिंग भी करना है, इन्वेस्टमेंट भी करना है, तो मैं सबके लिए एक कॉमन आंसर ये है कि आप ट्रेडिंग से स्टार्ट कर सकते हो, और ट्रेडिंग का जो प्रॉफिट आएगा, वो प्रॉफिट को आप एज अ इन्वेस्टमेंट आप उसको इन्वेस्ट करते रहो, जो कि लॉन्ग टर्म में रहेगा। तो ट्रेडिंग का प्रॉफिट ही आपको वेल्थ क्रिएट करने में मदद करेगा। जैसे हम बोलते हैं ना कि पैसे पैसे को खींचता है, तो पैसों को ही हम लोग काम पे लगा देंगे कि और पैसा तू बना के आ। ओके, तो क्लियर है ये? थैंक यू हेमंत जी। बाकी सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है कि अपने आगे के जो क्वेश्चंस है वो जेके वेल्थ के कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑलरेडी चैट बॉक्स में पोस्ट किए, उन्हें डायरेक्टली आप फोन करके आपकी क्यूरीज रिजॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू हेमंत भाई। अमोल भाई, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। हेमंत भाई, बहुत ही बढ़िया। आपने सभी आज लगभग 300 पार्टिसिपेट्स अपने साथ थे। आपने बहुत ही इंट्राडे ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, बहुत चार्ट कैसा देखना है, बहुत ही अच्छा आपने लोगों को गाइड किया। अभी कार्यक्रम के एंड में हम चलते हैं। हमारे महाराष्ट्र रीजन के जे सुहास भाई शाह, जो माइनॉरिटी कमेटी के चेयरमैन है, वो वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ। सुहास भाई, ओवर टू यू। जय जिनेंद्र, आई एम ऑडिएबल? यस यस, मेरी आवाज आ रही? जय जिनेंद्र। सबसे पहले तो मैं ये सेशन जिन्होंने आज लिया, वो राजेंद्र भाई हमारे प्रेसिडेंट,
साथ में हमारे सचिन भाई चेयरमैन महाराष्ट्र रीजन, जिन्होंने ये सब करने के लिए हमें अलाउड किया है। एक्चुअली अपने प्लान में ये नहीं था, लेकिन इतना अच्छा वेबिनार जो हमें आज कुछ सिखा गया, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं राजेंद्र भाई को और सचिन भाई को। साथ में हमें हमारा हौसला जो हमेशा बढ़ाते रहते हैं वो बीरेन भाई, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया जो हमारा हौसला बढ़ाया है। और सबसे बड़ी बात जो अनुज जी ने हमें ये सब प्रोवाइड किया है टेक्निकल डाटा, उसमें तो अनुज जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात है कि हेमंत भाई, जिन्होंने आज ये हमें सिखाया ये फंडामेंटल्स। मेरे जैसा आदमी तो ये, जैसे उन्होंने शुरू में बताया था कि या तो ये सट्टा है या जुगाड़ है ऐसा, लेकिन उसमें से हमने ये हेमंत भाई से आज, तो सबसे पहले हेमंत भाई जो आपने इतना अच्छा वेबिनार आज हमें सेशन दिया है, शायद ही हमने आज तक ये सीखा था फंडामेंटल्स क्या होते हैं, कैसे इंट्राडे करना है, कैसे शेयर मार्केट में काम करना है, ये बहुत कुछ आज सीखने मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। और ऑर्गेनाइजर अमोल भाई झवेरी, जिन्होंने ये सारा मेहनत लिया है, और धीरज भाई, दोनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, खूब खूब धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हेलो, थैंक यू हेमंत भाई। यस, थैंक यू सो मच। मैं सभी पैनलिस्ट में जितने भी लोग हैं सबका और एक बार सबका मैं आभारी हूं जो प्लेटफॉर्म दिया, और जो लोग पहले से जो लोग ज्वाइन हुए हैं वो आखिरी तक थे। मतलब प्लस पॉइंट यही Yes, है कि जो लोग पहले ज्वाइन हुए थे ना, ऐसा नहीं है। जनरली वेबिनार में क्या होता है कि ज्वाइन होते टाइम आपको 200 पार्टिसिपेंट्स दिखते हैं, लेकिन जब तक वेबिनार खत्म हो रहा है वो 200 में से सिर्फ आखिरी में 50 ही रहते हैं। तो सबका मैं ऑल मेंबर जितने भी लाइव जुड़े हैं उन सबका शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत थैंक यू। और इसके आगे अगर जैन सोशल ग्रुप महाराष्ट्र रीजन हो, गुजराती महासंघ हो, हमारी जहां भी जरूरत पड़ी हम लोग 24/7 अवेलेबल है। आप हमको कभी भी याद करो, हम लोग हाजिर हो जाएंगे। यस यस हेमंत भाई, डेफिनेटली। थैंक यू सुभाष भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर वोट ऑफ थैंक्स। मधु भाई, थैंक यू। धीरज, कैन आई यू? Yeah. यस थैंक यू। थैंक यू ऑल। Thank you all. थैंक यू ऑल। मैं ये मीटिंग अभी एंड कर रहा हूँ। आप सब लोगों के साथ हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑलरेडी हमने शेयर किए हुए हैं। अगर किसी को कुछ पर्सनल एडवाइस चाहिए या कुछ भी बात करनी है तो आप कभी भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ऑल ऑर्गेनाइजर्स। थैंक यू वेरी मच। Yes, thank you, Anuj ji. Bye.